जिन फेंग पर जू यूनक्वे की ऑथोरिटी सिर्फ झांग ही के बाद आती थी। आखिर हर कोई जानता था कि वह जियांगनान रीजन के कमांडर इन चीफ की भतीजी थी। जहाज पर सिर्फ दो लोग ही विदेशी यात्री को छिपा सकते थे, या तो जू यूनक्वे या जो केयर। लेकिन जो केयर इतनी बेवकूफ नहीं थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ झांगी पर था। तो एक ही ऑप्शन बचता था, जू यूनक्वे। जब झांगी ने उसका टालमटोल भरा नजरिया देखा तो उसे यकीन हो गया। असल में हुआ भी वही। जू यूनक्वे ने ही इन स्टोवे को अंदर आने दिया था। करीब 20 लोग थे जो किसी भी हालत में बचना चाहते थे। सैकड़ों लोगों ने यही कोशिश की थी, लेकिन लाओ त्यान और उसके लोगों ने ज्यादातर को ठंडे समुंदर में गिरा दिया। जब जू यूनक्वे ने यह दर्दनाक मंजर देखा तो वह सहन नहीं कर पाई और उसने उन्हें अंदर छिपा दिया। उसकी सोच थी, पहले इन्हें अंदर आने दो, फिर झांग ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने सोचा, ज्यादा से ज्यादा मेरे खाने में कटौती होगी, मुझे सजा मिलेगी, मैं सह लूंगी। लेकिन झांग ये ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सब समझ चुका था। उसने मन में सोचा, खुद को महान समझती हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। फिर उसने सबके सामने पूछा, मिस जू, सुनुआंशी, इन विदेशी यात्रियों के साथ क्या किया जाए? सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। जो यूनक्वे बोली, ये भी इंसान है, इन्हें बचाना चाहिए। सुनुआंशी ने भी हामी भरी, ये बस जीना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? झांग यी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं इन्हें माफ करता हूं। ये सुनकर जू यूनक्वे, लाओ त्यान और बाकी लोग हैरान रह गए। झांग यी ने क्राउड की तरफ देखा और जोर से कहा, इस दुनिया में सर्वाइवल सबसे जरूरी है, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं निर्दयी हूं, लेकिन मैं जबरदस्ती ऐसा बना। असल में मैं दिल से अच्छा इंसान हूं। कुछ लोगों ने शर्म से सिर झुका लिया। फिर उसने हाथ हिलाया, इन्हें यहीं रहने दो, हम सब साथ मिलकर मुश्किलों से लड़ेंगे। लोग जोश में आ गए। हाँ, हाँ। झांगी मुस्कुराया, ठीक है, अब सब आराम करो। सब चले गए, लेकिन लू दुहाई को कुछ अजीब लग रहा था। उसको याद आया कि वेट, असली दिक्कत तो खाने की थी, वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई। वह झांगी से बात करने दौड़ा, लेकिन उसे रोक दिया गया। तब तक जू यूनक्वे ने झांगी से कहा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मुझे सजा नहीं दोगे? झांग ये मुस्कुराया और कहा, नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ लोगों को बचाना चाहा। जू यूनक्वे को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन झांग यी के चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने मन में सोचा, अब असली खेल शुरू होगा। जू यूनक्वे ने झांग यी की बात सुनी और खुश होकर मुस्कुराई। मिस्टर झांग, मुझे नहीं पता था कि आप इतने समझदार हैं। उसने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और चमकती आंखों से उसे देखा। अब मैं आपको पहले से काफी अलग नजरिए से देखती हूं, बल्कि मुझे तो आप थोड़े पसंद भी आने लगे हैं। सुनुआंशी भी बोली, पहले तो तुम काफी परेशान करने वाले लगते थे, लेकिन इस बार मैं सच में तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगी हूं। झांगी बस हल्का मुस्कुराया और बात बदल दी। बहुत देर हो चुकी है, चलो अब आराम करते हैं। वह मुड़ा और आगे बढ़ गया। तभी लू दाहाई घबरा कर चिल्लाया, मिस्टर झांग, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। झांगी की आंखों में एक गहरी चमक आई। बोलो, क्या बात है? लू दहाई झांगी के पीछे गया। डेक के नीचे कुछ लोग और भी खड़े थे, जिनमें रोंगले और यू गांग भी थे। वे सब ठंड में कांपते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। लू दहाई ने कहा, मिस्टर जांग, अब जब ये स्टोवेवेज छिपकर आने वाले लोग भी हमारे साथ हैं, तो क्या हम फूड सप्लाई बढ़ा सकते हैं? वैसे ही खाने की कमी है। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। झांगी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम खुद एक फिशरमैन हो, तो बताओ कि इतने लंबे सफर के बाद शिप पर कितना खाना बचा होगा? लू दहाई के चेहरे का रंग बदल गया। झांगी ने गहरी सांस ली। मैं तो खुद मुश्किल से शिप की सप्लाई मेंटेन कर रहा हूं। मैं तुम्हें लाने का प्लान नहीं बना रहा था, लेकिन मेरे दिल में थोड़ी दया आ गई। इसलिए खाने पर सख्त कंट्रोल रखना जरूरी है, वरना सब भूखे मर जाएंगे, समझे? अब सबको एहसास हुआ कि झांगी की हालत भी उतनी आसान नहीं थी। युगांग बुदबुदाया, लेकिन ऊपर के लोग तो अच्छा खाना खा रहे हैं। झांगी ने सीधा जवाब दिया, वो सभी सेलर्स सहायकों हैं, उन्हें पहले खाना देना जरूरी है। फिर उसने जोर देकर कहा,
हमने शिप पर शुरुआत में जितने लोग थे उसी हिसाब से खाना रखा था। अब स्टोव अवेज बढ़ गए हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना होगा। लुदहाई के मन में अचानक कुछ क्लिक हुआ। झांगी ने उसका कंधा थपथपाया। तुम समझदार हो लुदहाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा प्रॉब्लम। उसने ठंडी सांस भरी और धीरे से कहा, काश मैं पहले ही लोगों की गिनती कंट्रोल कर पाता। अगर कम लोग होते तो खाने की दिक्कत भी नहीं होती। झांगी ये कहकर चला गया। लू दहाई खड़ा सोचता रहा। रोंगले और यूगांग पास आए। भाई लू, मिस्टर जांग का मतलब क्या था? फूड प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं? लू दहाई ने गहरी नजर से उन्हें देखा और धीरे से कहा, समझने की कोशिश करो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी नजर बर्फीले समुंदर की तरफ चली गई। ये शिप एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह था और वो सब इसके सर्वाइवर्स थे। लेकिन खाने की वजह से कभी भी लड़ाई छिड़ सकती थी। उसे लगने लगा कि झांगी ने उसे कुछ इशारा किया है, लेकिन वो अभी भी अनसर्टेन था। दूसरी तरफ जैसे ही झांगी वापस आया, जो यूनक्वे ने उसे रोक लिया। मिस्टर झांग, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी चले गए। वह उसे शांत नजरों से देख रही थी। झांगी ने हंसकर पूछा, कोई और प्रॉब्लम रह गई क्या? जो यूनक्वे ने सिर झुकाया और बोली, आओ, हमें बात करनी होगी इन स्टोवेअवेज को लेकर। तुमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, अब हमें उनके खाने पीने का भी इंतजाम करना होगा। झांग यी हैरान होकर बोला, मैं? नहीं नहीं, ऐसा मजाक मत करो। उसने हाथ हिलाए। मिस जू, तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? जो यूनक्वे वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर उलझन थी। असल में जब उसने इन लोगों को शिप पर चढ़ाया था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि इन्हें खिलाएगा कैसे। अब वो खुद फंस गई थी। झांगी ने जू युनकुए की तरफ इशारा किया। तुम मुझसे ऐसे मजाक मत करो। मुझे यकीन है कि तुम पहले ही सब प्लान कर चुकी हो, है ना? जू युनकुए ने हल्की खांसी की। अहम, बिल्कुल। वह झांगी की ओर देखकर मुस्कुराई। तुम यहां नहीं हो क्या? तुम इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर हो। मुझे तुम्हारी एबिलिटीज का पता है। तुम्हारे पास स्पेस सिस्टम है जिससे तुम बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम आराम से 20 से ज्यादा लोगों के लिए खाना मैनेज कर सकते हो। झांगी ने मन ही मन तिरस्कार से सोचा, तुम्हारे साथ मिलकर मैं अच्छा इंसान बनूं और सारी मुसीबतें मैं उठाऊं। अच्छा हुआ कि तुम मेरी बॉस नहीं हो, वरना तुम गुस्से से मर ही जाती। बाहर से झांगी ने एक मजबूर एक्सप्रेशन दिखाया। नहीं नहीं मिस जू, ये तरीका बहुत बोरिंग है। मेरी स्पेस सिर्फ एक छोटे वेयर हाउस जितनी है जिसमें पहले से ही वेपन्स, एम्यूनिशन, फ्यूल और बाकी सप्लाई भरी है। फूड मैंने काफी रखा है, लेकिन हमारी जर्नी 4 महीने लंबी है और शिप पर 100 से ज्यादा लोग हैं। क्या तुमने नहीं सोचा कि मैं इतनी प्रिसाइज प्लानिंग क्यों कर रहा हूं? स्टॉक में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। झांगी ने सिर हिलाया। तो मैं सच में इस बार मदद नहीं कर सकता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी कैपेसिटी लिमिटेड है। जू युनकुए की आंखें बड़ी हो गई। तुम क्या सच में झूठ बोल रहे हो? वह नर्वस होने लगी क्योंकि उसकी बेस्ट ऑप्शन थी कि वह झांगी पर निर्भर रहे, वरना इस बर्फीले समंदर में 20 लोगों का खाना कहां से लाए? वह लौटने से अभी भी 2 महीने दूर थी। अगर प्रति व्यक्ति 1 पाउंड अनाज रोज चाहिए तो कम से कम 6-7 हजार पाउंड अनाज चाहिए। झांगी ने शांति से कहा, मैं कोई सॉफ्ट हार्टेड इंसान नहीं हूं। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं पूरी यानलियू आइलैंड को बचा लेता। लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारी सप्लाई कितनी तेजी से कम हो रही है? जू युनकुए चुप हो गई। ये उसकी पहली लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी थी और उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो अब क्या करें? झांगी 2 कदम पीछे हटा और हाथ उठाए। तुम्हें कहना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये लोग तुम लेकर आई हो। अब इन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। झांगी मुस्कुराते हुए चला गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसकी मुस्कान व्यंग्य में बदल गई। असल में उसके पास उसकी डायमेंशन में ढेरों सप्लाई थी, इतनी कि पूरा शेल्टर 200 साल तक चल सकता था। लेकिन वह अपना स्टॉक जू युन कुए जैसी बेवकूफ लड़की पर क्यों बर्बाद करे? जल्द ही बॉटम केबिन में बवाल मचेगा और तब देखना मजेदार होगा। झांगी ने गुनगुनाते हुए अपने रूम की ओर कदम बढ़ाए।
जू युनकुए पहली बार परेशान थी कि खाना कहां से आएगा। उसने अपनी दोस्त सू नुआनशी को यह बात बताई। सू नुआनशी गुस्से से बोली, वह चांग कितना सेल्फिश है। तुम इतनी बड़ी जू फैमिली की बेटी हो और यह बेकार के काम कर रही हो। मैं कहती हूं तुम्हें उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। जू युनकुए ने सिर हिलाया। नहीं, मैं किसी को धमकाने वालों में से नहीं हूं। पर अब बिना उसकी परमिशन के इतनी फूड सप्लाई कहां से लाऊं? सुनुआनशी सोच में पड़ गई, फिर चिल्लाई, मेरे पास एक आइडिया है। जू युनकुए ने तुरंत पूछा, और क्या? सुनुआनशी मुस्कुराई। शिप के क्रू मेंबर्स को देखो, वे ढेर सारा खाना खाते हैं और बचा हुआ फेंक देते हैं। क्यों ना हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि वे थोड़ा कम खाएं और बचा हुआ फूड डोनेट करें। जू युनकुए की आंखें चमक उठी। सच में यह आइडिया अच्छा है। क्रू की डाइट बहुत रिच थी और रोज बहुत फूड वेस्ट होता था। अगर वे सब थोड़ा थोड़ा कम करें तो बॉटम केबिन वालों के लिए खाना अरेंज हो सकता है। जू युनक्वे ने खुद से कहा, झांगी, देखना, मैं यह प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूंगी। तभी बेबी रोने लगा। सू नुआनशी बोली, ओह, इसे फिर से बदलना पड़ेगा। वे दोनों उसकी देखभाल में लग गईं, बिना नोटिस किए कि बच्चे की स्किन पहले ही लाल हो चुकी थी। अगली सुबह जू यूनक्यू ने खाने के समय का फायदा उठाकर लाओ त्यान से मिलने का प्लान बनाया। मिस्टर त्यान, क्या आप मेरे साथ कुछ बातें कर सकते हैं? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। लाओ त्यान, जो चिकन ड्रमस्टिक पकड़े हुए थे, थोड़े हैरान हुए। जू यूनक्यू आमतौर पर काफी रिजर्व रहती थी, लेकिन आज वह ज्यादा फ्रेंडली दिख रही थी। खामखा मेहमान नवाजी करने के पीछे कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है, लाओ त्यान ने सोचा, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। मिस जू, बताइए, क्या सुबह का खाना पसंद नहीं आया? जू यूनक्यू ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस तुमसे एक मदद चाहिए। उम्मीद है तुम मना नहीं करोगे। लाओ त्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, आप बताइए तो सही, ये क्या बात हुई कि सीधे अपने लोगों से बात ना करके मुझसे कह रही हो? जो यूनक्यू ने धीरे से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मिस्टर झांग को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लाओ त्यान थोड़ा सतर्क हो गए। तो बताइए, मैं सुन रहा हूं। जू यूनक्यू ने अपनी बात रखी। मैं चाहती हूं कि क्रू मेंबर्स अपने खाने का कुछ हिस्सा बचाकर उन लोगों को दे दें जो नीचे छिपे हुए हैं। तुम लोग इतना ज्यादा खाना खाते हो कि बचा हुआ खाना समंदर में फेंक देते हो। तो क्यों ना इसे बचाकर जरूरतमंदों को दे दिया जाए? उन्हें लगा कि लाओ त्यान तुरंत मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाओ त्यान ने पूछा, क्या इस बारे में कैप्टन से बात की है? चू यूनक्यू का चेहरा थोड़ा बदल गया। अगर झांगी को पता चलता तो वह जरूर उन पर तंज कसते। इस छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। जू यूनक्यू ने असहज होकर कहा। लाओ त्यान मुस्कुराए, तो फिर यह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे? जू यूनक्यू ने हैरानी से पूछा। लाओ त्यान ने समझाया, हमारा फूड स्टैंडर्ड कैप्टन ने केयरफुली डिसाइड किया है ताकि सबके पास एनर्जी बनी रहे। अगर हम मनमर्जी से बदलाव करें तो मुश्किल हो जाएगी। जू यूनक्यू चुप हो गई। लाओ त्यान ने एक सुझाव दिया। ठीक है, अगर तुम चाहो तो हम अपने बचा हुआ खाना इकट्ठा करके दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं, जू यूनक्यू ने तुरंत मना कर दिया। वे जानवर नहीं हैं जो जूठन खाएंगे। लाओ त्यान हंसे, मैडम, आजकल इंसानों की जान घास से भी सस्ती हो गई है। जो यूनक्यू को यह मंजूर नहीं था। ठीक है, अगर यह नहीं चलेगा तो मेरे पास दूसरा आइडिया है। उन्होंने कहा, हम समंदर से मछलियां पकड़ सकते हैं और अपना फूड स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। लाओ त्यान ने सीधा मना कर दिया, यह मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं? जू यूनक्यू नाराज हो गई, क्योंकि समंदर में मछली पकड़ना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। लाओ त्यान ने उसकी सुंदर कल्पना को चकनाचूर कर दिया। तुमने मौज मस्ती के लिए इतना पैसा खर्च किया, क्या अब भी वही कर सकती हो? सी फिशिंग खास जगहों पर होती है जहां मछलियां ज्यादा होती हैं और बेस्ट जालियों का यूज किया जाता है। पर अब देखो हम कहाँ हैं। पूरी समुंदर में मछलियां नहीं होती। अगर सही जगह ना चुनो तो पूरा दिन बीत सकता है बिना कुछ पकड़े। और फिर फिशिंग के लिए जाल चाहिए।
क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए अपना खाना दे दें? लाओ त्यान ने बाहर इशारा किया। बोट इतनी तेज चल रही है, हवा और लहरें इतनी तेज हैं कि कोई भी बाहर नहीं टिक सकता। अगर भरोसा नहीं है तो फिशिंग रोड लेकर ट्राई कर लो। अगर डेक पर खड़े रह पाई तो बड़ी बात होगी। जू युनकुए का चेहरा लाल नीला हो गया। उसकी स्मार्ट प्लानिंग एक मजाक बन गई। ये भी नहीं वो भी नहीं तो खाना कहां से आएगा? लाओ, त्यान हंसी रोकने के लिए खांसने लगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें सीधे कैप्टन से बात करनी चाहिए। वो वापस खाने के लिए चला गया। टेबल पर नाविक चिकन, डक और फिश खा रहे थे। जू युनकुए और गुस्से में आ गई। तभी सुनुआनशी आई, हाथ में एक आयरन बाउल लेकर। बड़ी बहन, क्या बात बनी? क्या उन्होंने निचले डेक वालों को खाना देने के लिए माना? नहीं। सुनुआनशी ने नाविकों की तरफ गुस्से से देखा, जो आराम से खा पी रहे थे। कोई सिंपैथी नहीं है। चलो, हम अपना खाना उन लोगों को दे देते हैं। जू युनकुए और गुस्से में आ गई। मैं दूसरों की तरह कोल्ड ब्लडेड नहीं हूं। मैं वेस्ट में हायर एजुकेशन पाई हूं। मुझे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी आती है। अब उसे अपना खाना एक पवित्र कार्य लगने लगा। रुको, मैं जोकेर को बुलाती हूं। जल्द ही वे जोकेर के रूम पर पहुंचे। टॉक टॉक टॉक। जोकेर! कुछ देर बाद दरवाजा खुला। जोकेर ने काली नाइट ग्रोन पहनी थी। सुबह सुबह खाने के बजाय मेरे पास क्यों आई हो? जू युनकुए ने दरवाजे के अंदर झांका, लेकिन जांग ये नहीं दिखा। हम नीचे रिफ्यूजीज को खाना देने जा रहे हैं, तुम आओगी? जो केयर ने हंसते हुए कहा, रियली? इतने से खाने से कितनों का पेट भरेगा? सुनुआंशी ने कहा, कम से कम हमारी ह्यूमैनिटी तो दिखेगी। जो केयर ने सिर हिलाया। गुड लक। वे नीचे जाने लगी। इधर झांगी सैटेलाइट फोन पर बात कर रहा था। दो बेवकूफ औरतें फिर से बेवकूफी करने जा रही हैं। जोकिर मुस्कुराई। इनको लाइफ की हार्डशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। झांगी ने हंसते हुए कहा, चलो इस बार इन्हें एक अच्छा सबक सिखाते हैं। नीचे पहुंचकर उन्होंने क्रू से दरवाजा खोलने को कहा। आप दोनों जरा संभल कर रहिएगा, नीचे हालत ठीक नहीं है। जू युनकुए ने कहा, कोई बात नहीं, हम खाना बांटने जा रहे हैं, वे हमारा सम्मान करेंगे। जू युनकुए की जिद के आगे क्रू को हैच खोलना पड़ा। नीचे का केबिन बड़ा था लेकिन अंधेरा और ठंडा। लोग भीड़ में रहते थे और दरवाजा सिर्फ खाने के वक्त खुलता था। जैसे ही दरवाजा खुला, सब बाहर झांकने लगे। जू युनक्वे और सू नुआनशी बोले, डरो मत, हम खाना लाए हैं। जिसने नहीं खाया जल्दी आओ। पर भीड़ बेकाबू हो गई। दोनों नीचे गिर पड़े और पैरों तले कुचल गए। क्रू मेंबर ने गन लोड करके चिल्लाया, रुको वरना गोली मार दूंगा। सब ठहर गए, पर कुछ बच्चे जमीन से चावल उठाकर खाने लगे। गुस्से में क्रू मेंबर ने जू युनकुए और सू नुआंशी को उठाया। कहा था ना, यहां आना खतरनाक है। ये भूखे इतने पागल हैं कि इंसान तक खा सकते हैं। डर से कांपते दोनों ऊपर भाग गए। पीछे से क्रू मेंबर चिल्लाया, हरामखोर, एहसान फरामोश, भूखे मरो। दरवाजा बंद होते ही फिर लड़ाई शुरू हो गई। ऊपर कमरे में पहुंचते ही सू नुआंशी रोने लगी। जू युनकुए के शरीर में दर्द दौड़ गया। उन्होंने ऐसा कैसे किया? सू नुआंशी बोली, वे मजबूर है। अगर खाना होता तो ऐसा न करते। जू युनकुए को गुस्सा आया, पर यह भी सच था। नीचे केबिन में हालात और बिगड़ रहे थे। अब सबकी नजर उस रूम पर थी जहां छुपकर सफर करने वाले लोग रहते थे। अब सच सामने आ चुका था। असली समस्या वही थे जो चोरी छिपे उनका खाना खा रहे थे। गुस्सा भड़क चुका था। झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गुस्सा बढ़ता जा रहा था। भूख और गुस्से ने उन सबको जंगली बना दिया। सुबह से झगड़े हो रहे थे, ब्रेकफास्ट पर, लंच पर, और अब फिर यहां निचले केबिन में बेचैनी धीरे धीरे फैल रही थी। हर कोई भूखा था और तभी उन्हें पता चला कि कुछ परजीवी उनका खाना चुरा रहे हैं। इस गुस्से को सिर्फ नफरत ही कहा जा सकता था। यह सब उन छुपे हुए यात्रियों की गलती है। अगर ये लोग यहां ना होते तो हम आराम से रह रहे होते। अब देखो, न ठीक से खाने को मिल रहा है और ऊपर से मार भी खानी पड़ रही है। बेहतर होता अगर ये कभी जहाज पर चढ़े ही ना होते। और सुना है उन लोगों को जानबूझकर झू यूनक्वे ने अंदर घुसाया था। हरामखोर औरत, उसी की वजह से हम सब परेशानी में हैं। श्श्श, धीरे बोल,
अभी तो हमें उनकी शक्ल देख देख कर जीना है। अगर उन्होंने सुन लिया तो समुंदर में फेंक कर शार्क का खाना बना देंगे। गुस्सा सबके अंदर था, पर कोई खुलकर कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार झांग जैसे लोग हथियारों के साथ निगरानी कर रहे थे। अगर किसी ने कुछ बड़ा करने की कोशिश की तो उसका अंजाम समुंदर में डूबना तय था। मगर क्या बस यूं ही सह लिया जाए? इसी चिंता में मछुआरों के गैंग के लू दहाई, रोंगई और यू गांग अंधेरे में एक कोने में छुपे बैठे थे। उसकी नजर विदेशी यात्री के केबिन की ओर थी। लू दहाई ने ठंडे स्वर में कहा, इन कुत्तों को हटाना ही होगा, नहीं तो हमें कभी हमारा सही हक्का नहीं मिलेगा। विदेशी यात्री का दरवाजा अंदर से बंद था और कई सामानों से ब्लॉक किया गया था। इन 22 लोगों में अलग अलग देशों के लोग थे, पर ज्यादातर अच्छी ब्रिटिश भाषा बोल सकते थे और कुछ को चीनी भी आती थी। कमरे के बीचों बीच 3 लोग बैठे थे। उनमें सबसे बड़ा था जाकू, जो मराईज देश का एक बड़ा रियल एस्टेट टाइकून था, जिसने अपने करियर की शुरुआत एक गैंग से की थी। उसके साथ थे एलोडे, एक 1.9 मीटर लंबा, गहरे रंग का, पतला पर मजबूत सांडा एथलीट। यमाट, बिखरे बाल, भूरे रंग की त्वचा, सिर्फ 1.7 मीटर लंबा, मगर एक खतरनाक मुए थाई बॉक्सर। ये तीनों स्टोवअवे मतलब विदेशी यात्री गैंग के लीडर थे। एलोडे ने चिंता से कहा, मिस्टर झाकू, हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये लोग हम पर हमला करने वाले हैं। मगर झाकू मुस्कुराया, क्या तुम डर गए? नहीं मिस्टर झाकू, एलोडे ने जल्दी से कहा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो सुनो, झाकू ने आंखें संकरी की। आज से हम इन्हें बताएंगे कि असली राजा कौन है। शाम का खाना चे चांगमिंग हमेशा की तरह बाल्टी में खाना लेकर नीचे आया। डिनर तैयार है। हर कमरे से लोग अपने हिस्से का खाना लेने आए। तभी केबिन के पिछले हिस्से से भारी कदमों की आवाज आई। हर किसी की नजर उस ओर गई। झाकू सबसे आगे था। उसके दोनों तरफ एलोडे और यामट चल रहे थे। उनके पीछे पूरी स्टोव अवे गैंग थी। उनके चेहरे के भाव इतने खौफनाक थे कि कई लोग खुद ब खुद पीछे हट गए। लू दहाई, जो अपने कमरे का खाना लेने आया था, समझ गया कि कुछ गलत होने वाला है। इतने सारे लोग खाना लेने क्यों आए? उसने सावधानी से पूछा। लू दहाई ने बस एक सवाल पूछा, लेकिन जवाब में उसे मुआय थाई फाइटर यामात का जोरदार नी किक मिला। वो तड़प उठा और जमीन पर गिर पड़ा। झागू ने प्लेट उठाकर उसके सिर पर दे मारी। सिर से खून बह निकला। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। झागू नहीं रुका, बार बार वार करता रहा। रोनलेई और यूगांग दौड़े, लेकिन एलोड और यामात ने उन्हें रोक लिया। स्टोवावेस के और साथी भी थे। तीनों बुरी तरह पीटे गए। रुको, अगर ज्यादा हंगामा हुआ तो ऊपर वालों को पता चल जाएगा। झागू रुका, थूक कर बोला, आज से रूल्स मैं तय करूंगा। खाना पहले हम खाएंगे, यही रूल है। कोई विरोध नहीं कर पाया। झागू ने इशारा किया। उसके आदमी सबसे अच्छा खाना उठाकर ले गए। बाकी लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ झागू की ताकत से प्रभावित भी थे। जब एक ने ज्यादा खाना उठाने की कोशिश की, झागू की ठंडी नजर ने उसे रोक दिया। स्टोवावेज चले गए। तब बाकी लोगों ने बचा हुआ खाना देखा। अब खाना पहले से भी कम था। फिर अचानक कोई भागा और सब खाने पर टूट पड़े। चीख पुकार, झगड़े, दर्द से कराहते लोग, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लू दहाई और उसके साथी बेहोश पड़े थे। आखिरकार उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें घसीट कर बचा लिया। स्टोवावेज गैंग 20 लोग 100 से ज्यादा पर भारी पड़ गए। सब चुपचाप देखते रहे, विरोध करने की हिम्मत नहीं की। झागू अपने बेड पर बैठकर मजे से खा रहा था। मिस्टर झागू, आप ग्रेट हैं, एलोड ने तारीफ की। झागू हंसा, ये सब भेड़े हैं, डर पैदा करो और कोई विरोध नहीं करेगा। लड़ाई ताकत से नहीं, माइंड से लड़ी जाती है। भेड़ें शेर को देखती हैं और भाग जाती है। कुछ समझे, लेकिन कुछ और खाना चाहते थे। हमने सबको डरा दिया तो सारा खाना क्यों नहीं ले लिया? झागू मुस्कुराया, हर किसी को पूरी तरह कोने में मत धकेलो। बस उन्हें जिंदा रहने की थोड़ी उम्मीद दे दो और वे कभी विरोध नहीं करेंगे। सबने सिर हिलाया। अब उन्हें झागू की चालाकी समझ आ रही थी। झागू ने आंखें उठाईं और छत की ओर देखा। ऊपर वाले अभी हमसे ताकतवर है। जब तक जरूरत न पड़े किसी को मत मारो। अगर हम सही सलामत पहुंच गए तो आगे भी जिंदा रहने का मौका मिलेगा।
सब कुछ एक दांव था। झागू जानता था कि जब तक झांग यी को दिक्कत नहीं होगी, वो परवाह नहीं करेगा। हमें बस ये दिखाना है कि हम कितने खतरनाक हैं। लू दहाई, रोंगई और युगांग को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उनके सिर से खून बह रहा था। जहाज के कुछ लोग उनकी हालत देखकर मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। क्या तुम पागल हो? अगर ऊपर वालों को पता चला कि यहां हंगामा हुआ है, तो कोई मुसीबत आ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? पर पहले उन स्मगलर्स ने हमला किया था, हम तो बस उनका फायदा उठा रहे थे। फायदा? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को हमारी जिंदगी और मौत की परवाह है? कैप्टन जांग को शुरू से पता था कि हमारे पास खाना कम है, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। हमें सिर्फ शुक्र मनाना चाहिए कि किसी ने हमें लिफ्ट दे दी। ज्यादा बात मत बढ़ाओ। अगर हमने किसी को नाराज कर दिया तो कहीं हमें ही जहाज से फेंक न दे। कई लोगों ने विरोध किया और कोई भी डॉक्टर को बुलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लूदाहाय और उसके साथियों की हालत गंभीर थी, लेकिन किस्मत से वो रात भर में थोड़े ठीक हो गए। असल में झाकू ने उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए पीटा था। पर फिर भी लूदाहाई को सिर में चोट लगी थी और उसका पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ था। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। हर कोई अपनी भूख से परेशान था और किसी और की तकलीफ देखने का वक्त नहीं था। लेकिन लू दहाई के अंदर बदले की आग जल उठी थी। मुझे नहीं पता मैं कब तक जीऊंगा, तो किसी को मुझ पर हुकूमत क्यों करने दूं? उसने देखा कि कैसे वो स्मगलर्स सबको दबा रहे थे और बाकी यात्री डर के मारे चुप बैठे थे। टीएमडी, जब मैंने तुम्हारे लिए इंसाफ मांगा, तब तुम सब छुप गए। अब देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। उसे पहले अपने जख्म भरने और खाना खाने की जरूरत थी। इसलिए उसने दिखाया कि वो डर गया है और चुपचाप रहने लगा। उस रात जब सब सो रहे थे और लहरों की आवाज गूंज रही थी, लू दहाई ने अपने दोनों भाइयों को उठाया। इधर आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। रोंगी और यू गांग ने लू दहाई की आंखों में देख लिया कि वो क्या करने वाला है। भाई, बस बोलो, क्या उन स्मगलर्स को मार गिराना है? रोंगी ने जोश में कहा। लू दहाई ने ठंडे स्वर में कहा, पहले हमें भूखा रखा, अब हमें अपना गुलाम बना दिया। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। रोंगई खुशी से बोला, हाँ, मैं कब से इसका इंतजार कर रहा हूं। लेकिन युगांग ने चिंता जताई, पर कैसे करेंगे? उनके पास ज्यादा लोग हैं और हम बस 3 हैं। क्या हमें इन डरपोक लोगों की मदद लेनी पड़ेगी? लू दहाई ने हंसते हुए कहा, ये लोग जो भी जीतेगा वो उसी का साथ देंगे। इन पर भरोसा करना बेकार है। फिर उसने धीरे से अपने प्लान के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर दोनों हैरान रह गए। क्या ये सच में मुमकिन है? कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे? लूदहाई ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम सख्त नहीं बनोगे तो कोई तुम्हें कुचल देगा। इन लोगों ने हमें मजबूर किया है। तीनों ने फैसला कर लिया, अब कुछ बड़ा करना ही होगा। अगले दिन दोपहर में खाना बांटा जा रहा था। ऊपर डेक के लोग आराम से बढ़िया खाना खा रहे थे। जू, यूनिक्वे और सुनुआंशी अपने बच्चे को संभालने में लगे थे। जब बच्चा ज्यादा रोने लगा तो उन्हें जाहिर हुआ कि उसे कोई तकलीफ है। जो केयर ने जांच कर कहा, डायपर बदलते रहना चाहिए। बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है। जो यूनक्वे और सुनुआनशी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें बच्चे को संभालते हुए 10 दिन हो चुके थे और अब सब्र जवाब देने लगा था। एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं था। कभी गोद में रहना चाहता, कभी भूख लगती, कभी गीले डायपर की वजह से रोने लगता। रात भर जागना पड़ता था, जिससे आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। अब उन्हें लगने लगा कि शायद इस मुसीबत को उठाने की गलती कर दी। कुछ समय बाद सीन बदलता है। ये खाना समेटने का वक्त था। इस बार स्मगलर गैंग देर से निकली, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सब कॉरिडोर के आखिरी सिरे को देखते रहे। कुछ देर बाद झाकू कंधे पर कोट डाले, मुंह में तिनका दबाए आया। उसके पीछे हमेशा की तरह गैंग थी। उसके आदमी आगे बढ़े और सबसे अच्छे 2 हिस्से उठा लिए। बाकी सब तब तक रुके रहे जब तक वो चले नहीं गए, फिर बचे हुए खाने पर टूट पड़े। अब नियमों की जगह ताकत ने ले ली थी। कमजोर नियम मानते हैं, ताकतवर नए नियम बनाते हैं।
झाकू के जाते ही लू दहाई ने इशारा किया। उसके भाइयों ने कपड़ों के अंदर से एक नुकीली चीज निकाली, एक तराशा हुआ टूथब्रश। पहले सफाई की चीजों की कड़ी जांच नहीं होती थी, क्योंकि मौजे तक से किसी को मारा जा सकता था। लू दहाई जेल में रह चुका था, उसे पता था ये कितना खतरनाक हो सकता है। तीनों आगे बढ़े, बाकी लोग भी लपके, लेकिन लू दहाई ने एक आदमी को पकड़ा और टूथब्रश उसके गाल में घोंप दिया। आदमी चीख उठा, लेकिन लू दहाई ने गर्दन पकड़कर दो घूंसे और मारे। आदमी जमीन पर गिर पड़ा, बाकी सब सन्न रह गए। लू दहाई, तू पागल हो गया है, एक व्यापारी चिल्लाया। लू दहाई ने खून से सना टूथब्रश दिखाया। आज से झाकू के बाद खाना मेरे कंट्रोल में रहेगा। उसके भाइयों के हाथ में भी टूथब्रश थे, ज्यादा तेज नहीं, लेकिन गले में घुसकर जान ले सकते थे। हम सब अपने ही लोग हैं। किसी ने विरोध किया। लू दहाई हंसा। जब मुझे मारा गया तब तुम चुप थे, अब मेरी बारी है। जो विरोध करेगा वो मरेगा। लोग घबरा गए। यहां कई बड़े लोग थे, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, बिजनेस टाइकून, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लू दहाई ने उनकी कायरता पर हंसते हुए कहा, ये सब डरपोक हैं, अब से खाना मैं पहले लूंगा। स्मगलर्स के कमरे में झाकू ने शोर सुना और मुस्कुराया। जल्दी ही लड़ने लगे, अच्छा है, मर जाएं तो और बढ़िया। जांगी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जिंदा बचा। जितने लोग मरेंगे, सप्लाई की टेंशन उतनी कम होगी। लू दहाई ने जीत कर भी और जलील करना चाहा। वह पलटा और बचे हुए खाने में थूक दिया। लोग कांप उठे। अब खाना खाने का मतलब था लू दहाई की लार खाना। लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी था। कुछ हिचकिचाए, पर कुछ ने झटपट खाना छीन लिया। जीने के लिए इज्जत तक छोड़नी पड़ती है। नीचे केबिन में फिर से हंगामा हो रहा था, लेकिन लू दहाई और उसके दोनों भाई बड़ी मुस्कान के साथ दो बड़े चावल के कंटेनर उठाए केबिन में लौटे और अपनी जगहों पर बैठ गए। वहां और भी लोग थे। जब उन्होंने देखा कि लू दहाई इतना खाना ले आया है, तो कुछ लोग नफरत से देख रहे थे, जबकि कुछ के मुंह से लार टपक रही थी। भूख से तड़प रहे लोग चाहते थे कि जाकर एक टुकड़ा छीन ले, लेकिन तीनों भाइयों के हाथों में तेज नुकीले टूथब्रश थे और लू दहाई के टूथब्रश से खून टपक रहा था। ये देखकर बाकी लोग शांत हो गए। उनसे खाना छीनना नामुमकिन था। लू दहाई ने लोगों की नजरों को समझ लिया और ठंडी हंसी हंसा। कल जब उसे बेरहमी से पीटा गया था, तब इनमें से किसी ने मदद नहीं की थी। अब वो किसी को क्यों खिलाए? उसने अपना खून से सना टूथब्रश उठाया, जीभ पर रखा और चाट लिया। लाल खून उसकी जीभ पर फैल गया। लाओ हुआंग, आकर कुछ खा लो। ये वही मछुआरा था जिसने कल उसकी मदद की थी। हुआंग दाचेंग झटपट पास आया। फिर तो मैं ना नहीं कहूंगा। लू दहाई ने उसे एक सफेद भाप उठाती हुई रोटी पकड़ा दी। बस उबले हुए आलू और मिर्च वाली पतली दलिया थी, लेकिन इतनी स्वादिष्ट लगी जैसे कोई महंगा खाना हो। धीरे धीरे बाकी लोगों के पेट भी जोर जोर से गड़गड़ाने लगे। केबिन में बहुत से लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। हुआंग के दो और दोस्त थे, जो लू दहाई से परिचित थे। उन्होंने झिझकते हुए पास आकर कहा, भाई लू, हमें भी खाना मिलेगा। अब से हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लू दहाई ने बिना कुछ कहे 4 रोटियां निकाली और दो दो उनके हाथों में रख दी। अब से अपने आदमी हो, चलो खाओ। धीरे धीरे और लोग भी पास आने लगे। एक बूढ़ा व्यापारी भी आगे बढ़ा। लू दहाई, क्या मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा? लू दहाई ने ठंडी नजर डाली। तू कौन होता है? जब मुझे पीटा जा रहा था तब कहां था? बूढ़ा कांपने लगा और चुपचाप पीछे हट गया। लेकिन कुछ जवान चालाक थे। वे आए और बोले, भाई लू, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। लड़ाई कर सकते हो। हाँ, लू दहाई जानता था कि ये अमीरजादे सिर्फ बोलने में तेज हैं, पर उसने उन्हें भी एक एक रोटी दी। धीरे धीरे 7-8 लोग लू दहाई के साथ जुड़ गए। अब दो गुट बन चुके थे, झागू का गिरोह और लू दहाई का मछुआरों का समूह। जो इनसे नहीं जुड़े, वे बस बचा खुचा खा सकते थे या भूखे रह सकते थे। ऊपर के लोगों को सब पता था, लेकिन कोई परवाह नहीं करता था। जहांगीर ने सिर्फ इतना कहा, अगर नीचे बहुत बवाल हो तो सीधे गोलियां चला देना। लाओ त्यान हंसते हुए समझ गया। जहांगीर को फर्क नहीं पड़ता था कि नीचे वाले जिए या मरे। जहां तक जू युनचुए और सुनुआंशी की बात थी,
वे टॉमी की देखभाल में इतनी उलझी थीं कि उन्हें और कुछ दिख ही नहीं रहा था। टॉमी को बुखार हो गया था और उन्होंने कसम खाई कि अब कभी बच्चे नहीं पैदा करेंगी। पर केबिन में जो हो रहा था उसकी खबर उन्हें नहीं थी। 3 दिन गुजर गए, जहां जांग ये बस समुद्र में घूम कर देखता था कि कहीं कोई सी मॉन्स्टर तो नहीं। वहीं नीचे के केबिन में हर सेकंड लोगों के लिए जानलेवा संघर्ष था। यह ग्रुप बनने के बाद निचले केबिन में रहने की स्थिति तेजी से खराब होने लगी। पहले बस इतना था कि खाना कम था, सबको पूरा नहीं मिल पाता था, लेकिन किसी तरह गुजारा हो रहा था। फिर जब ग्रुप टूटने लगे तो लोग खुद को रोकना छोड़कर खाने के लिए जबरदस्ती करने लगे। इससे साफ तौर पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शुरू हो गया। बूढ़े लोग, कमजोर औरतें और छोटे बच्चे सबसे पहले इस संघर्ष से बाहर हो गए। कुछ लोग 3-3 दिन तक बिना खाने के रहे। अब खाना ज्यादातर स्टो अवे गैंग और फिशरमैन गैंग के कंट्रोल में था, लेकिन दोनों के बीच एक साफ लाइन थी। स्टो अवे गैंग किसी बाहरी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन लू दहाई नए लोगों को जोड़ता जा रहा था। वह सिर्फ उन्हीं को गैंग में लेता जिनमें लड़ने की ताकत हो। धीरे धीरे उसके लोग स्टोवे गैंग से ज्यादा हो गए। झाकू को सबसे ज्यादा डर था कि निचले केबिन में सभी हुआक्सु लोग एक ना हो जाए, इसलिए उसने स्ट्रेटजी बदली और लू दहाई से डील करने की सोची। चौथे दिन जब खाना बांटा जा रहा था तो झाकू ने सिर्फ 3 लोगों को भेजा। उनमें से एक था मुआय थाई फाइटर यामत। लोग दरवाजों की दरार से देख रहे थे। कुछ कई दिनों से भूखे थे, चेहरे पीले और आंखों में अजीब चमक। लेकिन इस बार वे सबसे अच्छा खाना नहीं ले गए। यामत ने अपने 2 साथियों को खाने की रखवाली करने कहा और खुद फिशरमैन गैंग के केबिन में गया। दरवाजे पर पहरा था। यामत ने जोर से कहा, तुम्हारा बॉस बाहर आए, मिस्टर झाकू, उससे मिलना चाहते हैं। अंदर लू दहाई हल्का मुस्कुराया। रॉन गई गुस्से में बोला, बस मिलना चाहते हो? लू दहाई ने उसे रोका। रॉन, इतना इंपल्सिव मत बनो। फिर उसने कहा, झाकू से कहो मैं आ रहा हूं। यामत ने सिर हिलाया और चला गया, लेकिन उसके लोग खाने के पास ही खड़े रहे। इससे माहौल गरमाने लगा। क्या मतलब है इनका? हमें खाने नहीं देंगे? ये ताकत दिखा रहे हैं? क्या सच में हमें भूख तक ले जाना चाहते हैं? लू दहाई ने चुपचाप अपने हाथ में छुपाया हुआ शार्प टूथब्रश निकाला और बाजू में रख लिया। उसके आदमी बोले, भाई दहाई, ये धोखा देंगे। हाँ, जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। लेकिन लू दहाई जानता था कि लड़ाई में ज्यादातर लोग डर कर हार मान लेंगे। झाकू असली गैंगस्टर था। कोई बात नहीं, मैं बात करता हूं, देखता हूं क्या चाहता है। वह आगे बढ़ा और बाकी लोग उसके पीछे हो लिए। जब वे स्टोवे गैंग के केबिन पहुंचे तो दरवाजा ब्लॉक कर दिया गया। मिस्टर झाकू ने कहा, सिर्फ लू दहाई अंदर आएगा। रॉन गई गुस्से में चिल्लाया, ये क्या मतलब? अकेले भेजकर मारना चाहते हो? लू दहाई मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। दरवाजा हल्का खुला और वह अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही किसी ने जोर से उसकी टांग पर लात मारी और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। 2 लोगों ने उसे पकड़कर जमीन पर दबा दिया। लू दहाई की नाक फूट गई, लेकिन वह चिल्लाया, तुम मुझे मार नहीं सकते। झाकू, अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो तुम्हें भी नुकसान होगा। ऊपर वाले लोगों को याद करो, अगर हमारे बीच खून खराबा हुआ तो वे तुम्हें बचाएंगे या हमें? झाकू ठंडे चेहरे से उसे देख रहा था। फिर उसने अपनी बेल्ट निकाली और लू दहाई के गले में लपेट दी। बेल्ट कसती गई और लू दहाई का चेहरा लाल पड़ने लगा। ना नहीं, लेकिन झाकू ने सुना ही नहीं। कुछ देर बाद उसने बेल्ट छोड़ दी। लू दहाई हांफते हुए गिर पड़ा। झाकू ने ठंडी आवाज में कहा, तू कुछ ज्यादा ही बड़ा बन रहा है। अगर ऊपर वालों का डर नहीं होता तो आज लू दहाई बचता नहीं। लू दहाई ने हाँफते हुए कहा, हम बस सरवाइव करना चाहते हैं मिस्टर झाकू, खाने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो कोई और मेरी जगह लेगा, लेकिन अगर हम साथ मिलें तो ये सब कंट्रोल में रहेगा। झागू ने आंखें संकरी की, ये सोचते हुए कि लू दहाई को मारना चाहिए या नहीं। पर जैसा कि लू दहाई ने कहा था, अभी वे इस नीचे के केबिन में बॉस हैं और उनके पास भरपूर खाना है। बेकार का रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं।
लेकिन अगर किसी को मार दिया जाता तो यह सीनियर अफसरों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। कैप्टन झांग को नीचे के लोगों की परवाह नहीं थी, लेकिन आखिरकार वह हुआशू के लोगों के ज्यादा करीब था। अगर दोनों गैंग में झगड़ा हुआ और स्टोवे गैंग ने हुआशू के लोगों को मार दिया तो यह साफ था कि कैप्टन किसका साथ देगा। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब उसे खोने का डर भी नहीं होता, लेकिन जब पेट भरा हो तो जान की फिक्र होने लगती है। झागू ने लू दहाई को घूरा। खून ऑपरेशन दिलचस्प है, बताओ कैसे करना है। लू दहाई ने गहरी सांसें ली, खुद को शांत किया। आज से इस केबिन में खाने का बंटवारा हम दोनों ग्रुप्स मिलकर करेंगे। तुम्हारी प्रायोरिटी होगी, फिर हम लेंगे। अगर हम एक साथ रहे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबको खाने पीने की सुविधा मिलेगी, ये एक दूसरे से डरने से तो बेहतर है। झागू चुप रहा। इस खामोशी से माहौल में भारी दबाव आ गया। लुदहाई का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसे यह लेवल पार करना ही था। कुछ देर बाद केबिन का दरवाजा खुला, लुदहाई बाहर निकला, चेहरे पर शांति थी। रॉनगी, यूगांग और बाकी लोग उसके पास दौड़ आए। उसके चेहरे पर चोटें देखकर फिक्र से पूछा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, अब सब नॉर्मल रहेगा, सब वापस जाओ। दूसरे केबिन्स में तमाशा देख रहे लोग मायूस हो गए। वे चाहते थे कि लू, दहाई और स्टोअवेज आपस में लड़कर मर जाए। इससे उन्हें ज्यादा खाना मिल सकता था। लू दहाई ने उनकी आंखों में छुपे इरादे पढ़ लिए और बस हल्की हंसी के साथ आगे बढ़ गया। अगले 2 दिन स्टोवे गैंग एंड फिशरमैन गैंग में जो समझौता हुआ था वो ठीक से चलने लगा। स्टोवेज पहले खाना लेते, फिर फिशरमैन गैंग को मिलता, पर इससे बाकी पैसेंजर्स के लिए खाना और कम हो गया। कुछ तो 3 दिन से एक दाना भी नहीं खा पाए थे। आखिरकार कुछ लोग डर को किनारे रखकर लू दहाई के पास पहुंचे। बॉस लू, हमने पहले तुम्हारी मदद नहीं की, हमारी गलती थी। अब हम समझ गए हैं, कृपया हमें बचा लो। लू दहाई ने हंसते हुए पूछा, मुझसे क्यों भीख मांग रहे हो, उन स्टोवेज से क्यों नहीं? क्योंकि हम एक ही देश के हैं और वे बाहरी लोग हैं। लुदहाई की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मतलब अपनों को दबाना आसान है? वो अचानक चिल्लाया, तुम सब डरपोक हो। अगर हिम्मत नहीं है लड़ने की तो यहां आकर मुझसे रहम की भीख क्यों मांग रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी है, निकलो यहां से। लुदहाई के इशारे पर उसके लोग उन पर टूट पड़े। लोग भूख से बेहाल थे, ऊपर से मार खा रहे थे, खून बह रहा था। बाकी केबिन्स में लोग गुस्से से भर गए। उन्हें लू दहाई से नफरत होने लगी, पर स्टोअवेज से नहीं, क्योंकि उन्हें तो बाहरी समझते थे। लेकिन लू दहाई को, जो उन्हीं का था, गद्दार मानने लगे। उस रात लू दहाई के केबिन में हल्की रोशनी थी, पर अंदर कई लोग जमा थे। उनमें हर केबिन के कुछ प्रतिनिधि थे। लू दहाई ने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में अंधेरा और नफरत थी। तुम्हारे केबिन का क्या हाल है? कुछ लोग फौरन बोल पड़े, भाई लू, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। कुछ औरतें तो बस मौत के दरवाजे पर खड़ी हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो आधे लोग मर जाएंगे। लुदहाई ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें मरने के लिए मजबूर नहीं किया, ये याद रखो कि हमें खाने से कौन रोक रहा है। यह सुनकर सब सोच में पड़ गए। शुरू में झांगी ने उन्हें भरपूर खाना दिया था, लेकिन जू युनक्वे ने चोरी छिपे 20 से ज्यादा लोगों को अंदर घुसा लिया, जिससे खाने की कमी हो गई। ऊपर से झाकू के गैंग ने जबरदस्ती खाना हथिया लिया। लुदाहाई भले ही नापसंद किया जाता हो, लेकिन असली गुनहगार वो नहीं था। तुम्हारा मतलब उन लोगों से है, लेकिन वो बहुत ताकतवर है, हम उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। गंजे आदमी ने निराशा से कहा। लुदाहाई हंसा, अगर हिम्मत नहीं तो बस भूख से मरने का इंतजार करो। एक युवक ने गुस्से में कहा, अब जीना मुश्किल है और हम डरते रहे। अगर उन्होंने हमारा खाना न छीना होता तो हम अच्छे से रह सकते थे। कोई सहमा हुआ बोला, लेकिन झगड़ा बढ़ गया तो लोग मर सकते हैं। ऊपर वाले भी देख रहे हैं, कहीं हमें ही ना भुगतना पड़े। बेहतर होगा कि सोच समझ कर चले। कोई और चिल्लाया, अब और बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे ही रहा तो भूख से मर जाएंगे। लुदाहाई चुप रहा, बस सबको देखता रहा। आखिरकार किसी ने लुदाहाई की तरफ देखा। भैलू, कोई रास्ता निकाल सकते हो? हम तुम्हारा साथ देंगे, बस हमें जिंदा रखो। लुदाहाई को इसी पल का इंतजार था। उसने गहरी नजरों से सबको देखा और धीरे से कहा, इसका कोई शांतिपूर्ण हल नहीं है।
सच तो यह है कि अगर खाने वाले ज्यादा होंगे तो कोई ना कोई भूखा मरेगा। अगर हमें जीना है तो उन्हें मिटाना होगा। वह थोड़ा आगे झुका और सबके चेहरे पड़ने लगा। हम फिर भी एक दूसरे को भाई मानते हैं, पर वो हमें कुचलने से नहीं हिचकिचाएंगे। अभी सोच रहे हो क्या झाकू से बात करने की हिम्मत है? सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक ने गर्दन काटने का इशारा किया। सबका दिल तेज धड़कने लगा। हत्या! सबने ऐसी चीजें देखी थीं, लेकिन यह जहाज था, यानलियू आइलैंड नहीं। अगर ऊपरी लोग भड़क गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लुदाहाई मुस्कुराया। अगर एक आध आदमी करता तो वो उसे समुद्र में फेंक देते, लेकिन अगर हम सब मिलकर करें तब वो भी सोचने पर मजबूर होंगे। असल में लुदाहाई को सिर्फ झाकू से बदला लेना था। करना है या नहीं, फैसला तुम्हारा। वह दीवार से टिक गया जैसे कुछ फर्क ही ना पड़े। आखिरकार किसी ने टेबल पर हाथ मारा। बस करो, हर रोज डर में जीना अब नहीं सह सकता। अगर अब कदम नहीं उठाया तो और ज्यादा भूख झेलनी पड़ेगी। धीरे धीरे सबका खून खौलने लगा। सबकी नजरें लूदाहाई पर टिक गई। तो कब करें? लूदाहाई ने आंखें उठाई। कल मीट खाने का दिन है, झाक्कू जरूर आएगा। तैयारी कर लो, बस मेरे इशारे का इंतजार करो। फिर उसकी नजरें ठंडी हो गईं। और हां, कोई गद्दारी करेगा तो मुझसे पहले वो मरेगा। उसने हाथ में धारदार टूथब्रश उठाया जिस पर काला खून लगा था। नहीं, हम सब साथ हैं। जो साथ न दे वो कायर। रात के अंधेरे में हर केबिन में फुसफुसाहट थी। धीरे बोलो, किसी को शक ना हो। पर हथियार? कपड़े लपेट लो, मोजे से रस्सी बना लो, बस मार डालो। लुदाहाई को नींद नहीं आई। वह कोने में दुबका रहा, सुरक्षित जगह पर। उसने कई लड़ाइयां देखी थीं, कई बार जिंदा रहने के लिए मारा था, लेकिन वो खुद को बुरा इंसान नहीं मानता था। बस जीने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? अगर जिंदगी में स्टेबिलिटी मिलती तो वो औरों की मदद भी करता। यही लुडोंग के लोगों की सोच थी। वो ईविल से उतनी ही नफरत करता था जितनी उसे मारने में मजा आता था। ये जुनून जैसे उसके एंसेस्टर्स से मिला हो। रात काली स्याही जैसी थी और वो एक शांत चमगादड़ की तरह अंधेरे में चुपचाप इंतजार कर रहा था। रात बीत गई और सुबह हो गई। समुद्र पर हल्की सी रोशनी थी, ज्यादा तेज नहीं। नीचे केबिन में अब भी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें नजर आ रही थीं। झांगी और जो केयर ने नाश्ता किया और डेक पर टहलने निकल गए। यात्रा को 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे। सब कुछ शांत था, लेकिन झांग यी को लग रहा था कि फिन ड्रैगन यहीं कहीं है। तूफान से पहले हमेशा शांति होती है। ये गहरे समुद्र का खतरनाक और चालाक शिकारी था जिसने अब तक हमला नहीं किया था। शायद वह सही मौके का इंतजार कर रहा था, जैसे कि एक स्नोस्टॉर्म। जांगी को थोड़ी परेशानी महसूस हुई, लेकिन उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। फिनड्रैगन उससे मुकाबला नहीं कर सकता था, वरना वह जियांगनान का टॉप मास्टर क्यों कहलाता। तभी लाओ त्यान आया और झांगी को गुड मॉर्निंग कहा। कैसे हैं हालात? कुछ अजीब लगा? लाओ त्यान ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। सब सही है, बस यानल्यू ग्रुप के विदेशी लोग बहुत बातें करते हैं। कोई बात नहीं, लैंड पर पहुंचते ही इन्हें बेस पर भेज देना। लाओत्यान मुस्कुरा दिया। और हां, किसी को बोलो कि मोप तैयार करे, आज केबिन अच्छे से साफ करना है। लाओत्यान चौंक गया। हर दिन सफाई होती है, केबिन गंदा नहीं है। झांगी मुस्कुराया। जरूरत पड़ेगी। लाओत्यान को समझ नहीं आया, लेकिन उसने हुक्म मान लिया। झांगी और जो केयर डेक से घूमकर वापस आ रहे थे। वैसे जो युनकुए ने बेबी को कैसे संभाला, जो केयर हंस पड़ी। वे दोनों पछता रहे हैं। अफसरों की बेटियां हैं, बचपन से दूसरों ने उन्हें संभाला है। अब खुद किसी की देखभाल करना मुश्किल है। इतने छोटे बच्चे को संभालना आसान नहीं होता। सुनुआंशी तो डायपर धोते धोते रो रही थी। झांगी मुस्कुराया। मुझे लगता है वे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। हम शर्त लगाते हैं। जो केर की आंखें चमक उठी। डील, लेकिन दांव क्या होगा? झांगी हंसा और उसके कान में कुछ कहा। जो केर चौंक गई। वो तो नामुमकिन है, ट्राई करना चाहिए। रास्ते में वे जू युनकुए और सुनुआंशी से टकरा गए। दोनों पहले जैसी ग्रेसफुल नहीं लग रही थीं। पहले जू युनकुए हल्का मेकअप जरूर करती थी, लेकिन अब वे इतनी थकी हुई थीं कि ठीक से सो भी नहीं पाई थीं।
जो केर ने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा। दोनों ने जवाब दिया, लेकिन झांग यी को देखकर उनके चेहरे पर नाराजगी थी। कैप्टन होते हुए भी झांग यी मदद नहीं कर रहा था। झांग यी ने अचानक पूछा, तुम लोग हाल ही में नीचे केबिन में गई हो? जू युनकुए चौंकी। नहीं, कुछ हुआ क्या? झांग यी ने कंधे उचका दिए। बस यूं ही पूछ रहा था। तुम लोग इतनी बेफिक्र हो, मतलब सब ठीक है? जू युनकुए को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने क्रू मेंबर से पूछा, बस खाने को लेकर लड़ाई हो रही है? कोई मरा तो नहीं? नहीं, मरता तो बदबू से पता चल जाता। जू युनकुए को थोड़ी राहत मिली। अच्छा है। जो युनकुए और सुनवानशी वापसी के रास्ते में थी। सुनवानशी ने पूछा, सीनियर सिस्टर, नीचे केबिन के लोग बहुत परेशान हैं, कुछ सोचा उनकी मदद के लिए? जो युनकुए थोड़ी चिढ़ गई। अगर कोई तरीका होता तो वह अब तक कर चुकी होती। मिस्टर जांग से बात करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मिस्टर जांग से बात करे। लेकिन उसे पता था, जू जेंग को इंसानों की जान की परवाह नहीं। उसने एक झटके में ब्लिजर्ड सिटी से 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने का फैसला कर लिया था। पर जू युनकुए के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह खुद कुछ नहीं कर सकती थी, बस दूसरों से मदद की उम्मीद कर सकती थी। दोपहर का वक्त, खाने का समय। नीचे केबिन के सभी लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे। आज के खाने में स्टू था। वो फैटी मीट जिसे पहले कोई हाथ नहीं लगाता था, अब सबसे ज्यादा डिमांड में था। गेट खुला, रोशनी अंदर आई। जी चांगमिंग खाने की बाल्टियां अंदर रखने लगा। पिछली यामादा मसानामी वाली घटना के बाद उसे अब अकेले ही यह सब करना पड़ता था। गर्म चावल और ताजा स्टू की खुशबू हवा में फैल गई। चारों तरफ निगाहें बस खाने पर टिकी थीं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब किसी का इंतजार कर रहे थे। अचानक केबिन के आखिरी कमरे का दरवाजा खुला। स्टोअवे गैंग का लीडर जाकू बाहर निकला। पीछे उसके कुछ आदमी थे। वो निश्चिंत था कि कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जाकू झट से बाल्टी के पास पहुंचा और एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौत उसके इतने करीब थी। तभी लुदाहाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने बिना कोई आवाज किए अपने स्लीव से टूथब्रश निकाला और पूरी ताकत से जाकू की गर्दन में घोंप दिया। पचाक! खून का फव्वारा छूट गया। जाकू की आंखें फैल गईं, लेकिन टूथब्रश पूरी तरह नहीं घुसा था। लुदाई ने बिना रुके फिर से वार किया। जाकू तड़पा, लेकिन आखिरी दम तक उसे यकीन नहीं हुआ कि ये लोग उस पर हमला कर सकते हैं। बाकी सब भी शौक में थे। पर फिर मारो! फिशरमैन गैंग के लोगों ने अपने हथियार निकाल लिए। किसी के पास नुकीला टूथब्रश था, तो किसी ने बेड की टांग तोड़कर हथियार बना लिया था। रोंगई चिल्लाया और सबसे आगे दौड़ पड़ा। स्टोवे गैंग के लोग कुछ कर ही नहीं पाए। खून हर जगह बहने लगा। लू दहाई गरजा, इन वैम्पायर्स को मार दो और अपना खाना वापस लो। दूसरे भी चीखते हुए आगे बढ़े। स्टोवे गैंग ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था। दरवाजा बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन वह कमजोर लॉक 2 ही झटकों में टूट गया। और फिर मार डालो! नीचे केबिन में खून की होली शुरू हो गई। भूख और नफरत ने उन्हें भेड़ियों से भी खतरनाक बना दिया था। नीचे केबिन में कत्लेआम शुरू हो चुका था। टूथा ब्रश गर्दनों और आंखों में घोंपे जा रहे थे। लकड़ी के डंडे सिरों पर बरस रहे थे। लोगों के पास अच्छे हथियार नहीं थे, इसलिए मारने की रफ्तार धीमी थी। कई लोग कपड़ों से ही एक दूसरे का गला घोंटने की कोशिश कर रहे थे। ये लड़ाई एक आदिम जंग जैसी थी, जहां लोग एक दूसरे से लिपटे जमीन पर लुढ़क रहे थे। खून चारों ओर फैल रहा था। डर और गुस्से के बीच कई लोग यह भी भूल चुके थे कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। चीख पुकार पूरे केबिन में गूंज रही थी। ऊपर यानलियो ग्रुप के लोगों ने यह अजीब आवाज सुनी। ये क्या हो रहा है? नीचे से आवाज आ रही है। लड़ाई हो रही है। वे फर्श पर कान लगाकर सुनने लगे और उनकी आंखें फटी रह गईं। नीचे कत्ल हो रहा है। ये लोग डर के मारे कांपने लगे। उनका रहन सहन काफी अच्छा था। खाना, गर्मी सब कुछ था। लेकिन अब इस खौफनाक मंजर ने उन्हें रॉक करंट आइलैंड की बर्बरता याद दिला दी। चेहाई चेंग घबराकर केबिन के दरवाजे तक दौड़ा
और उसे जोर जोर से पीटने लगा। नीचे कत्ल हो रहा है, जल्दी आओ। जहाज पर ज्यादातर क्रू मेंबर्स खाना खा रहे थे। गश्त लगाने वाले कुछ ही लोग थे। एक गार्ड ने आवाज सुनी और बंदूक उठाकर दरवाजे के पास आया। क्या चिल्ला रहे हो? चेहाई चेंग कांपती आवाज में बोला। नीचे कत्लेआम हो रहा है। गार्ड ने ध्यान दिया और सच में उसे नीचे से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। वह तुरंत कंट्रोल रूम में गया। वहां एक क्रू मेंबर आराम से स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए बैठा था, चाय पीते हुए मॉनिटर देख रहा था। ओह, लड़ाई शुरू हो गई। वह मुस्कुराया और स्क्रीन की ओर झुका। फिशरमैन गैंग बनाम स्टोवे गैंग, जैसा सोचा था। हा हा हा, लू दोंग का आदमी सही निकला। ये नानयांग के लोग बेकार निकले। लगता था बहुत तगड़े होंगे। बॉस तियान को बुलाए। अभी खा रहे हैं, बाद में देख लेंगे। लड़ाई थोड़ी देर और चलेगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। केबिन के हर कोने पर कैमरे लगे थे। पूरी लड़ाई जहाज के लोगों की नजरों में थी। ऊपर झांगी और जो केयर आराम से पजामा पहने नाश्ता कर रहे थे। जू यूनाक्वे और सुनुआंशी बच्चे को संभालने में व्यस्त थीं। लाओतियान और बाकी नाविक खाना खाते हुए मजे से बातें कर रहे थे। नीचे अंधाधुंध हत्या हो रही थी। खून से लथपथ लोग अब पहचान भी नहीं पा रहे थे कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन। कई लोग मौके का फायदा उठाकर उन पर हमला कर रहे थे जिनसे उनकी पुरानी दुश्मनी थी। एक आदमी ने अपने बॉस के सिर पर बेड की टांग दे मारी। बॉस की आंखें फटी रह गई। उसे स्टोवे गैंग नहीं, उसी ड्राइवर ने मारा था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। ड्राइवर मुस्कुराया। सॉरी, तेरी वाइफ कब से मेरे साथ थी? उसने सिर पर तब तक वार किए जब तक कि सब कुछ लाल नहीं हो गया। कई लोग डर के मारे अपने ही साथियों को मारने लगे, सिर्फ इसलिए कि किसी को पता न चले कि उन्होंने गलती से हमला कर दिया था। यानलियो ग्रुप के लोग सहमे हुए थे। कुछ लोग फर्श पर लेटकर सुन रहे थे, कुछ ने डर से कंबल ओढ़ लिया। जहाज वाले कुछ कर क्यों नहीं रहे? उनके पास गन है, वो इसे रोक सकते हैं। लेकिन इतनी देर हो गई, कोई गोली क्यों नहीं चली? ली जोंगयू और झांग वेइवेई के रूम में बच्चे सहमे हुए थे। झांग वेइवेई ने उन्हें दिलासा दिया, कान बंद कर लो, मत सुनो। उधर मार्विन धीरे धीरे अपने जूते पहन रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, शायद यही वे लोग चाहते थे। यह सुनकर ली जोंगयू और झांग वेइवेई ने मां वेनयिंग की तरफ देखा। ली जोंगयू ने कुछ देर सोचा और मां वेनयिंग की बात से सहमत हो गया। झांग वेइवेई ने उलझन में पूछा, मिस्टर मां, आपका क्या मतलब है? क्या वो बस नीचे हो रही घटनाओं को ऐसे ही देखते रहेंगे? मार्विन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब खोलीं तो उनमें करुणा थी। हमारी शिप एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह है और हमारे पास लिमिटेड सप्लाईज है। अगर मैं सही हूं तो मिस्टर जांग एक बहुत रैशनल इंसान है। उन्होंने शुरू में ही शिप पर लोगों की संख्या कंट्रोल की ताकि बैलेंस बना रहे और सर्वाइवल सप्लाईज की कमी ना हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो लड़की जू बिना परमिशन के डिसीजन ले लेगी और 20 से ज्यादा लोगों का बर्डन बढ़ा देगी। ये करीब 12% का एक्सेस है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्शन है। अगर हमने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो शायद हम सभी इस शिप पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। झांग वेइवेई तुरंत समझ गई। तो मतलब उन्होंने जानबूझकर नीचे हो रही किलिंग्स को रोका नहीं ताकि शिप पर पॉपुलेशन कम हो सके। मां विनिंग हल्का सा मुस्कुराए। बिल्कुल, इसे पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। झांग वेइवे का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। यह तरीका क्रूर था, लेकिन उन्होंने यानलियू आइलैंड पर जो देखा था उसके बाद उन्हें यह अजीब नहीं लगा। फिर भी उनके दिल में डर था। लेकिन अगर बॉटम केबिन में साफ सफाई पूरी हो गई तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। उन्होंने चिंतित होकर ली जोंगयू की तरफ देखा। ली जोंगयू ने उनका ठंडा हाथ पकड़ा और उन्हें सांत्वना दी। चिंता मत करो, हमारा अभी भी उनके लिए बहुत वैल्यू है। फिर वो रुके और बोले, और अगर कुछ हुआ भी तो हमारा नंबर आखिरी में आएगा। मतलब अगर पॉपुलेशन ऑप्टिमाइजेशन हुआ तो सबसे पहले यानलियू के बाकी लोग हटेंगे। झांग वेइवेई ने लंबी सांस ली, लेकिन उनकी चिंता पूरी तरह नहीं गई। इसी बीच यानलियू ग्रुप के बाकी केबिन्स में भी लोग डर से कांप रहे थे। हम गए, अब हमारी बारी है, किसी ने डर से कहा।
बाइमो ने अपने ऊपर कंबल खींच लिया और कांपते हुए बोला, हे भगवान, मुझे पता था कि ऐसा होगा। पहले मिस्टर यामाडा, फिर नीचे के पैसेंजर्स, अब हम। काश मैं इस शिप पर चढ़ता ही नहीं। ऊपर के बंक पर लेटे जी यूनफान के माथे पर ठंडा पसीना था। मैं जानता था कि ऐसा होगा। वो हमें इतनी आसानी से बचाने नहीं वाले। उन्हें डर है कि हम उनका सीक्रेट जान गए हैं, इसलिए हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं। उसने गुस्से में बिस्तर पर मुक्का मारा और कहा, मैंने कहा था, हुआशु रीजन के लोगों पर भरोसा मत करो। चाहैचिंग ने ध्यान दिया और खड़ा होकर जी यूनफान से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? कौन सा सीक्रेट? जी यूनफान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सोचो, हुआशु किंगडम ने हमें बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? अगर इसमें फायदा ना होता तो वो ऐसा क्यों करते? ये सुनकर सभी सोच में पड़ गए। सीक्रेट? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। चा हैचिंग थोड़ा एक्साइटेड हो गया। अगर हम इस सीक्रेट को पकड़ लें तो शायद हमारी जान बच सकती है। जल्दी सोचो, हमें सब कुछ याद करने की जरूरत है। अब वही बातें जो पहले बेकार लग रही थीं, शायद उनकी सर्वाइवल बन सकती थी। ये सब नीचे के केबिन में 2 घंटे से भी ज्यादा चला। जब सब शांत होने लगा, तब निगरानी पर तैनात क्रू मेंबर ने लाओ त्यान को ये सब बताया। लाओ त्यान ने तुरंत झांगी के दरवाजे पर दस्तक दी। मिस्टर झांग, अब नीचे सब। झांगी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं समझ गया। मिस जू को बुलाओ और कहो कि वो इसे हैंडल करे। स्टोवे को जहाज पर लाने वाली वही थी, तो अब इसे संभालने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। लाओ त्यान समझ गया और चला गया। झांगी वापस कमरे में गया और जोऊ केर की तरफ अजीब सी मुस्कान से देखा, जो सिल्क की नाइटी पहने खड़ी थी। तैयार हो जाओ, तुम्हें कुछ मजेदार दिखाने ले चलता हूं। जोऊ केर ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। मजेदार? दूसरी ओर लाओ त्यान ने जू यूनक्यू के दरवाजे पर दस्तक दी। जू यूनक्यू थकी हुई लग रही थी। उसने और सुनुआंशी ने अभी अभी टॉमी को सुलाया था। सुबह सुबह लाओ त्यान को देखकर वह चौंकी। लाओ त्यान, इतनी सुबह यहां क्या कर रहे हो? लाओ त्यान ने कहा, मिस जू, नीचे के केबिन में कुछ हुआ है। पहले आए लोगों और बाद में आए लोगों के बीच झगड़ा हो गया। जो यूनक्यू का चेहरा सख्त हो गया। झगड़ा? ये तो मुसीबत खड़ी कर देंगे। ये छोटी बात है, तुम खुद संभाल सकते हो, मुझे क्यों बुलाया? लाओ त्यान बोला, इस बार मामला बड़ा है, कई लोग मारे गए। जो यूनक्यू चौंक गई। क्या? कई लोग मारे गए? ये कैसे हुआ? लाओ त्यान ने ठंडे स्वर में कहा, लगता है कि खाना कम था और जब स्टोवे की पहचान खुली तो बाकी लोग नाराज हो गए। समुद्र में ऐसा होना आम बात है। जो यूनक्यू का सिर चकराने लगा। वह पीछे हटी और गिरते गिरते बची। जो यूनक्यू को यकीन नहीं हुआ कि लोग सिर्फ खाने के लिए एक दूसरे को मार सकते हैं। उसने खुद से कहा, शायद बात कुछ और थी, कोई पुराना झगड़ा रहा होगा। लाओ त्यान ने कहा, अब भी बहुत गड़बड़ है, आपको चलकर देखना होगा। जो यूनक्यू ने माथा पकड़ा, मैं नहीं जा सकती, झांगी को बुलाओ, वही देख लेगा। लाओ त्यान मुस्कुराया। कैप्टन ने कहा कि आपने उन लोगों को जहाज पर चढ़ने दिया, तो अब समस्या भी आपको सुलझानी होगी। जो यूनक्यू को यकीन नहीं हुआ। कैप्टन ने ऐसा कहा? वो कैप्टन है, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकता है? तभी झांगी और जौकेर बाहर आ गए और उनकी बातें सुन ली। झांगी ने तंज कसते हुए कहा, क्यों मिस जू को याद नहीं कि उन्होंने क्या किया? अब दूसरों पर इल्जाम डाल रही हो? जो यूनक्यू गुस्से में बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस बच्चे की देखभाल में व्यस्त थी। झांगी हंसा, जैसे तुम मेरे बच्चे की देखभाल कर रही हो। अगर कुछ करने की हिम्मत नहीं है तो मान लो, मैं इसे सुलझा सकता हूं, पर फिर भविष्य में जब कुछ हो तो चुप रहना। जो यूनक्यू का खून खौल उठा। किसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी? चलो देखते हैं। उसने दरवाजा पटका और सुनुआंशी को तैयार होने को कहा। सुनुआंशी डरते हुए बोली, कई लोग मारे गए। जो यूनक्यू बोली, छोटी सी खाने की लड़ाई थी, कोई जान नहीं देता, और झांग ही मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं उसे ये मौका नहीं दूंगी। सुनुआंशी जानती थी कि जो यूनक्यू हालात को हल्के में ले रही थी, पर वह उसका साथ छोड़ नहीं सकती थी। दोनों तैयार होकर बाहर आई। झांगी, जौकेर और लाओ त्यान पहले से वहां खड़े थे, हंसते हुए उनका इंतजार कर रहे थे।
लाओत्यान आगे बढ़ा। रास्ते में कई गार्ड बंदूक लिए खड़े थे। लाओत्यान ने एक गार्ड से पूछा, नीचे हालात कैसे हैं? गार्ड ने एक नजर झांकी और जू यूनाक्यू पर डाली और कहा, बहुत से लोग मारे गए, इतना खून है कि लाशें तक दिख नहीं रही। जू यूनाक्यू और सुनुआंशी का दिल तेज धड़कने लगा। क्या हालात इतने खराब थे? जू यूनाक्यू ने अपनी बाहें रगड़ी। उसे यकीन था कि सब ठीक रहेगा, पर अब कुछ ही दिनों में यह सब कैसे हुआ? झांगी ने कहा, हमें वहां लेकर चलो और देखने दो। साथ ही सबको अपने हथियार तैयार रखने को कहो। अगर हालात बिगड़ते हैं तो सीधे साफ कर देना। जो लोग बहुत ज्यादा भूखे रह चुके होते हैं, वे जब अपने अंदर के अंधेरे को बाहर निकालने लगते हैं तो खुद को खो बैठते हैं। एक भेड़िए के बच्चे की तरह, जिसने खून छक लिया हो, जब वह पागल हो जाता है तो किसी को नहीं पहचानता। झांगी को डर नहीं था, लेकिन आम लोगों से निपटने के लिए उसे खुद हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। जू युनकुए का चेहरा सफेद पड़ गया और सुनवानशी पीछे हट गई। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन झांग यी ने पीछे से उन्हें धक्का दिया। चलो, क्या तुम्हें चलना पसंद नहीं, या फिर कुछ देर रुककर आराम करना चाहती हो? अब जू युनकुए के पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूर होकर उसने कहा, चलो, कुछ डरने की बात नहीं। पूरी टीम हथियारों से लैस होकर चट्टानों के समूह को पार कर नीचे के केबिन की ओर बढ़ी। यानलियो ग्रुप के लोग यह देखकर फुसफुसाने लगे, इतने सारे लोग और सबके पास गन! पता नहीं नीचे कितने लोग मरे होंगे। खून की गंध बहुत तेज है। बहुत क्रूर हैं ये लोग। बाइमो और बाकी लोग कमरे में चिंतित थे। सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्या राज है जो झांगी को समुंदर पार करके भी उन्हें लेने आना पड़ा। ये झांगी और उसकी टीम नीचे के केबिन तक पहुंची। दरवाजा अब भी भारी लोहे की चेन से जकड़ा था, लेकिन खून की गंध बहुत तेज थी। झांगी और उसके साथी तो ऐसे नजारों के आदी थे, लेकिन जू युनकुए और सुनवानशी को उबकाई आने लगी। लोहे के दरवाजे से काला चिपचिपा खून रिस रहा था, जो झू युनकुए के पैरों तक पहुंच गया। आह! वह घबराकर पीछे कूद गई और उसके शरीर में कंपन होने लगी। झांगी ने ठंडे लहजे में कहा, दरवाजा खोलो। एक क्रू मेंबर ने चाबी से भारी ताले को खोला और चेन हटाई। सबने अपनी गन्स तान ली। क्रंची येन! दरवाजा धीरे धीरे खुला और खून की बदबू और तेज हो गई। जू युनकुए और सुन वानशी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन झांगी उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। क्यों? बहुत दयालु बनती हो ना, मदद करने की जिद करती हो जबकि ताकत भी नहीं है। आओ, आओ, अपनी नजरों से देखो कि तुम्हारी बेवकूफी का क्या अंजाम हुआ। छुपो मत। मिस जू, तुम यहां की इंचार्ज हो, तुम्हें तो ये सब देखना चाहिए। जहांगी की डांट सुनकर जू युनकुए और सुनवानशी ने डर से अपनी आंखें खोली, और उन्होंने जो देखा वो कभी नहीं भूल सकती। हर तरफ लाशें पड़ी थीं, दीवारों पर खून के छींटे थे। कुछ लोगों के शरीर टुकड़ों में कट चुके थे, कुछ जमीन पर तड़प रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो अब भी जिंदा थे, खून से सने हाथों से चावल और मांस खा रहे थे। अब लगभग आधे लोग मर चुके थे। खाने की होड़ खत्म हो गई थी। जो बचे थे पेट भरकर खा सकते थे। उन्होंने जू युनकुए को देखा और सुस्त आंखों से मुस्कुराए। इन लोगों का दिमाग अब टूट चुका था। जू युनकुए ने सिर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, नहीं! सुनुआंशी बेहोश होकर गिर पड़ी। जू युनकुए को लगने लगा कि यह सब उसकी गलती है। अगर उसने झांग यी की बात मानी होती तो शायद ये सब ना होता। उघ! उघ! वह जमीन पर गिरकर उल्टी करने लगी, जब तक कि उसके पेट में कुछ नहीं बचा। झांगी की आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, ओह, ये क्या हो गया? कितने लोग मर गए? मिस जू, चिंता मत करो, मैं ये सब जू शुआई को बता दूंगा ताकि वो तुम्हें दोष न दे। जू युनकुए के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर जू झेंग को पता चला कि उसने इतनी बेवकूफी की तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। वह घबराकर झांगी के पैरों पर गिर गई। प्लीज, झांगी, मेरे अंकल को मत बताना। झांगी के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। अरे, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। आखिर मैं जू शुआई के ऑर्डर पर ही तो इस मिशन पर आया था। अगर मैं उन्हें ना बताऊं तो क्या ये मेरी बेईमानी नहीं होगी? केबिन में जो कुछ हुआ
उसने झू युनकुए की पहले से ही कमजोर आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया। जब झांगी तथागत आया, तब झू झेंग की बातों ने उसे इस सर्वनाश की निर्दयता का एहसास कराया। वह खून से सने केबिन को देख हैरान रह गया। उसने संघर्ष की उम्मीद की थी, पर इतनी भयानक तबाही नहीं। चिंता मत करो, मैं लीडर को रिपोर्ट करने का कोई इरादा नहीं रखता। जू शुआई को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। झांग ही मुस्कुराते हुए जू युनकुए के करीब झुका। यह हमारे बीच एक छोटा सा सीक्रेट रहेगा। जू युनकुए का दिल जोर से धड़का। उसे लगा कि झांगी का मतलब था, मैं जिंदगी भर तुम्हारा सीक्रेट रखूंगा। पर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। यह सब उसी के कर्मों का नतीजा था। झांगी ने अंदर जाकर देखने की जहमत नहीं उठाई। फर्श पर खून फैला था और वह इसे अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता था। मिस जू खुद ही आगे की सारी समस्याएं सुलझाएंगी। वह जरूरत से ज्यादा इन मामलों में फंसने के मूड में नहीं था। लाओ टियान समझ गया कि झांगी ने पहले से ही क्लीनिंग टूल्स क्यों मंगवाए थे। उसने जू युनकुए की ओर देखा, जो घुटनों के बल गिरी थी और उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मिस जू, क्या आप अंदर जाकर देखना चाहेंगी? जू युनकुए ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। लाओ टियान ने धीमी आवाज में कहा, पर अभी भी कई लोग जिंदा हैं। वे सर्वाइवर्स तो हैं, लेकिन कत्लेआम में शामिल थे। आपको क्या लगता है उन्हें? उसने इशारे से गला रेतने का संकेत दिया। जू युनकुए ने घबरा कर सिर हिला दिया। नहीं, उन्हें मत मारो। उनके पास भी मजबूरी रही होगी। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रोते हुए अपना चेहरा ढक कर बैठ गई। बाकी लोग उसे घृणा और उपेक्षा से देखने लगे। वह खुद अपने फैसले से यहां तक पहुंची थी और अब बस रोकर सहानुभूति बटोर रही थी। टियानहाई सिटी के सर्वाइवर्स न जाने कितनी बार मौत को मात दे चुके थे। वे इतने सख्त थे कि जू युनकुए की ये कमजोरी उन्हें चिढ़ा रही थी। लाओटियान ने उससे और भी कुछ सवाल किए, पर हर बार जवाब में सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दी। आखिरकार लाओटियान झांगी के पास पहुंचा और बताया कि जू युनकुए पूरी तरह टूट चुकी है। झांगी ने माथा दबाया। वह उम्मीद से ज्यादा कमजोर निकली। जोकिर मुस्कुराकर बोली, कम से कम वह पागल नहीं हुई, ये भी बड़ी बात है। झांगी ने कहा, शायद, पर मैं सोचता था कि यह सदमा उसे और परिपक्व बना देगा। लेकिन अब ज्यादा देर तक लाशों को यहां नहीं छोड़ा जा सकता था। देखो, जो भी हुशु देश के हैं उन्हें टियानहाई सिटी ले जाया जाएगा, और जो बाहर के हैं उन्हें सीधे समंदर में फेंक दो। झू युनकुए को भी यही रहने दो। उसे यह सब याद रहना चाहिए। लाओ टियान मुस्कुराया, पर ऐसे लोग खतरा भी बन सकते हैं। झांगी ने कहा, आखिरी दौर में लोगों को कभी कभी अपनी जिंदगी के लिए कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं। लाओटियान हंस पड़ा। इस दुनिया में उनके हाथ पहले से ही खून से सने थे। नीचे जाकर सफाई का काम शुरू हुआ। जू युनकुए भागना चाहती थी, पर लाओटियान ने उसे रोक दिया। आप इंचार्ज हैं, तो हमें आपको गाइड करना होगा। उसके लिए कुर्सी लगाई गई ताकि वह वहीं बैठकर देख सके। अब वह भागकर अपनी रही सही इज्जत भी नहीं गंवाना चाहती थी। वह सहमी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने सुन्नु आंशी को जगाने का फैसला किया। साथी होने का यही मतलब था, सुख बांटो या न बांटो, पर दुख जरूर बांटना पड़ेगा। ठंडे बंदूक के बट को सुनुआनशी की गर्दन पर रखा, जिससे वह झटके से जाग उठी। मैं कहां हूं? क्या हो रहा है? छू युनकुए ने बिना कुछ कहे उसे अपने पास खींच लिया। सुनुआनशी ने स्थिति को समझा और घबरा गई, पर अब जू युनकुए उसे छोड़ने वाली नहीं थी। लाओ टियान ने लोगों से कहा कि सारे जिंदा लोगों को निकाल दो। झांगी के कहे अनुसार सारे हुआशु के नागरिक रह गए, लेकिन जो स्टोवेअवेज थे उन्हें स्वर्ग पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। नीचे के केबिन में एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें अनगिनत मौतें हुई। 75 लोग जिंदा बचे, जिनमें से 28 गंभीर रूप से घायल थे और बाकी को हल्की चोटें आईं। लाओटियान ने झांगी की हिदायतों को याद किया और घायलों को एक ड्राई वेयरहाउस में रखने को कहा, यह तय करने के लिए कि उन्हें फेंकना है या इलाज करना है। जो स्टोवेअवेज मर चुके थे उन्हें भूल जाओ, और जो जिंदा बचे थे उन पर आखिरी वार कर दो। इसके बाद हल्की चोटों वाले हुआशु नागरिकों को बुलाकर काम पर लगा दिया गया।
लाशों को समंदर में फेंकना और केबिन साफ करना। थकान के बावजूद वे राहत महसूस कर रहे थे। अब खाने की कमी की चिंता नहीं थी। नीचे के केबिन में हलचल मच गई। घायलों को उठाया जा रहा था, लाशों को खींचा जा रहा था और केबिन की सफाई हो रही थी। ये लोग जब मिड केबिन से गुजरे, जहां यान लियू ग्रुप के लोग थे, तो वे ये सब देख सकते थे। वहां के लोगों की हालत बेहतर थी। दिन में दरवाजे खुले रहते थे और उन्हें डेक पर जाने की परमिशन थी। लेकिन जब उन्होंने इतने सारे घायलों और लाशों को देखा, तो दहशत फैल गई। नीचे के केबिन में शायद सब मारे गए। क्या ये खाना छीनने की लड़ाई थी या फिर ऊपर वालों की सफाई? डर और अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। बाई मो एक कोने में सहमा बैठा था। मैं तो आउटसाइडर हूं, मेरी मौत पक्की है। जू यूनफान बुदबुदाया। मैं हुआशु देश का हूं, शायद मुझे बात करनी चाहिए। चे हाईचेंग हंसा। अभी हुआशु का हो गया, पहले तो गालियां देता था। जू यूनफान गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ने ही वाला था कि रूडोल्फ हंस पड़ा। अरे लड़ लो, वैसे भी कोई नहीं बचेगा। एसेनमान, जो अब तक चुप था, आखिर बोल पड़ा। झगड़ने से कुछ नहीं होगा। सोचो कि बचने का तरीका क्या है। सभी उस पर नजरें गड़ाए थे। वह एक ब्रिलियंट इंजीनियर था जिसने कोलंबिया की जुगो कंपनी में काम किया था। जू यूनफॉन मुस्कुराया। मेरा नेशनलिटी स्क्रोडिंगर की बिल्ली की तरह है। जब जैसा चाहिए वैसा बदल सकता हूं। चिहाईचेंग हंस पड़ा। सही कहा, तू असली स्कम बैग है। लेकिन आइसेनमान चुप रहा। चिहाईचेंग बोला, अब हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। झांगी हमें कभी भी मार सकता है। उसकी असली मंशा झांगी को खुश करने की थी, इवेन अपनी बीवी की बलि चढ़ाकर भी। लेकिन झांगी ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। चिहाईचेंग ने एक नया प्लान बनाया। सब लोग झांगी को गालियां दो ताकि कोई किसी को बिट्रे ना कर सके। सबने ये आइडिया मान लिया। इसके बाद सबने एक साथ झांग ही को कोसते हुए अपनी वफादारी जताई। सबने एक डिक्लेरेशन लेटर सौंप दिया और वादा किया कि वे झांगी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। चे हाईचेंग ने आइसेनमान से पूछा, मिस्टर आइसेनमान, अब तो बता सकते हैं आपने क्या डिस्कवर किया? आइसेनमान ने शांति से कहा, असल में यह बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस आप लोग भूख से मरने वाले थे, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तीसरे महीने में जब हमें बिल्कुल खाना नहीं मिला, तो सबने अपने सीक्रेट्स और स्टोरीज शेयर किए। तभी ली जोंग्यू ने बताया था कि उसे अपनी स्पेशल पावर कैसे मिली। उसकी बात सुनकर सब मेमोरीज में खो गए। वो एक येलो स्टोन था जो उसने स्टार आइलैंड पर पाया था और उसी से उसे पावर मिली। अगर ध्यान से सोचो तो ली जोंग्यू और हमारे बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यही पावर है। यही असली रीजन हो सकता है कि इस शिप के मालिक के पीछे जो फोर्स है, उसने हमें यहां रखा। ये सुनते ही सबको सच का एहसास हुआ। मतलब ली जोंग्यू के अलावा हम सब उनके लिए बेकार है। कैप्टन को हमारी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि हमें बीच समंदर में फेंक दे। अब सच जानकर सब और ज्यादा बिना उम्मीद महसूस कर रहे थे। क्या हमें ऐसे ही मरना होगा? जू यूनफान ने सोचा कि अगर वह झांगी का कुत्ता बन जाता तो शायद सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रूडोल्फ हंसते हुए बोला, वैसे भी मरना ही है तो मजा क्यों न ले। चेहाईचैंग और बाई मोग गहरे डर में थे, लेकिन आई सनमान फिर भी भावहीन रहा। मिस्टर आई सनमान, अगर आपने पहले ही सब समझ लिया था तो कोई सॉल्यूशन भी होगा। आइसेन मान ने कहा, कोई रास्ता नहीं है। चेहाईचैंग ने उसका आर्म पकड़कर जोर से हिलाया। जरूर, कोई उम्मीद होगी। ऐसेन मान चिड़चिड़ा होकर बोला, अगर तुम मुझे एक कम्युनिकेशन डिवाइस ला सकते हो तो शायद हम बच सकते हैं। हम यानलियो आइलैंड से हुआशु रीजन जाते समय नियोन कंट्री के वाटर से गुजरेंगे, जहां कोलंबियन ओशियन फ्लीट पेट्रोल करती है। अगर हम उन्हें कांटेक्ट कर सकें तो शायद वे हमें बचा ले। जू यूनफान की आंखें चमक उठीं, लेकिन बाइमो ने कहा, वो लोग हमारी परवाह नहीं करेंगे। ऐसनमान ने शांत होकर कहा, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अगर हुआशु रीजन के लोग किसी चीज के लिए इतना परेशान हैं, तो ओशियन फ्लीट भी उसमें इंटरेस्ट लेगी। सबने एक दूसरे को देखा। अब उनमें उम्मीद की हल्की किरण थी। लेकिन डिवाइस मिलेगा कहां से? अगर कोई पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा। आइसन मान चुपचाप बेड पर लेट गया। मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूं,
एग्जीक्यूशन तुम्हारी प्रॉब्लम है। चे हाईचैंग बुदबुदाया, कोई ना कोई रास्ता होगा। दूसरी तरफ यानलियो ग्रुप के दूसरे कमरे में ली जोंगयू, झांग वेइवेई और मां वेंजिंग थे। वे लोअर केबिन में हो रही मारपीट से शोक में थे। बॉडीज एक एक करके उठाकर समंदर में फेंकी जा रही थी। प्लॉप की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। कुछ जूनियर स्टूडेंट्स भी वहां थे जो वेकेशन के लिए आए थे। अब वे डर से सहमे हुए थे। झांग वेइवेई ने धीरे से कहा, यह बहुत डरावना है। मां वेनिंग मुस्कुराया, ऐसी चीजें कभी भी हो सकती हैं। बस मैंने नहीं सोचा था कि इतनी मौत होंगी। मुझे लगा था मिस्टर जांग कुछ मर्सी दिखाएंगे। ली जोंगयू बेड के आयरन फ्रेम से टिक कर खड़ा था, हाथ बांधे और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। जहाज पर जो हुआ उसने उसे बेचैन कर दिया था। मुझे मिस्टर जांग से बात करनी होगी। ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। अभी हमें सरवाइव करने के लिए उन पर डिपेंड रहना होगा। उसे डर था कि ली जोंगयू कोई बेवकूफी न कर बैठे। ली जोंगयू बोला, चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। कम से कम यह तो कंफर्म करना होगा कि वो बेगुनाहों को तो नहीं मार रहे। मार्विन ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। ली जोंगयू और झांग वेइवेई ने मां वेनजेंग की ओर देखा। मिस्टर मां, इस बारे में आपका क्या सोचना है? मां वेनेंग ने धीरे से कहा, मुश्किल समय में सबसे जरूरी है सावधानी। जहाज की असली प्रॉब्लम नीचे वाले केबिन में है। मुझे लगता है मिस्टर जांग का तरीका थोड़ा क्रूर है, लेकिन समझा जा सकता है। उन्हें इसे खुद ही हैंडल करने देना चाहिए। लेकिन वो कोई मर्डरर नहीं है। मार्विन सोचने लगा कि उस दिन क्या क्या हुआ। शायद यह उनके आंतरिक संघर्ष की वजह से हुआ है। ली जोंगयू को यह तर्क सही लगा, लेकिन जब तक वो खुद कंफर्म नहीं कर लेता, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए उसने तय किया कि वो झांगी से सीधे जाकर बात करेगा। झांगी उसे देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। उसने ली जोंगयू को बुलवा लिया। ली जोंगयू ने कुछ औपचारिक बातों के बाद धीरे से पूछा, नीचे वाले केबिन में आज कुछ हुआ लगता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हुआ? झांगी ने शांत अंदाज में जवाब दिया, कुछ नहीं। खाने की कमी की वजह से उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह मैंने करवाया? ली जोंगयू झिझक गया और तुरंत बोला, ना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन झांग यी का जवाब सुनकर उसे कुछ राहत जरूर मिली। झांग यी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे होमलैंड तक ले जाऊंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना होगा। लिजोंग्यू ने धीरे से सिर हिलाया। उसी वक्त दो आदमी एक घायल आदमी को घसीटते हुए ले जा रहे थे। लिजोंग्यू ने फेंट आवाज सुनी, बचाओ, लेकिन वो लोग उसे सीधा बर्फीले समुंदर में फेंक देते हैं। झांग ही शांत स्वर में बोला, ये वही आदमी था जिसने दंगा शुरू किया था। सही किया है ना? लिजोंग्यू तुरंत बोला, हाँ हाँ, सही किया। लेकिन अंदर से उसे कुछ अजीब लग रहा था। वापस आकर उसने यानलियू ग्रुप के सभी लोगों को इकट्ठा किया। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। टीचर ली, नीचे हत्याकांड हो रहा है क्या? इतने सारे लोग मर गए, ये बहुत डरावना है। शट अप, बेकार की बातें मत करो। ली जोंगयू ने समझाया, ये सब फूड की कमी की वजह से हुआ। कोई स्मगल होकर आया था जिससे वायलेंस हुआ। मिस्टर जांग ने मुझसे कहा है कि वो हमें सेफली दूसरी साइड ले जाएंगे, इसलिए अफवाहें मत फैलाओ। अगर ऊपर वालों ने सुना तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसी समय बाई मो ने कांपती आवाज में पूछा, बिल्कुल यही उन्होंने कहा, पर हम कैसे मान लें कि वो सच बोल रहे हैं? ली जोंगयू ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अभी मानना ही सबसे सही रहेगा। ली जोंगयू की बातों से सबकी शंकाएं दूर नहीं हुई, लेकिन उनका डर थोड़ा कम जरूर हुआ। सब अपने अपने कमरों में लौट गए। जैसे ही बाई मो अपने कमरे में पहुंचा, वह बिस्तर में दुबक गया और बुदबुदाने लगा, झूठे, सब झूठे हैं। वे हमें मार डालेंगे, जरूर मार डालेंगे। नीचे वाले बिस्तर पर बैठे जे यून फान ने अपनी टूटी हुई गोल्ड रिम चश्मे के पीछे से एक ठंडी चमक दिखाई। हमें खुद को बचाने का रास्ता निकालना होगा। मैं इस अनिश्चित जीवन में नहीं रहना चाहता। ली जोंगयू शायद झांग का साथी बन चुका है।
उसका जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन हम सब उनके लिए बेकार हैं। मैं अपनी जान किसी और की दया पर नहीं छोड़ सकता। चुप रहो। चे हाइचिंग ने अचानक डांटा और जी यूनफान को घूर कर देखा। वह सावधानी से दरवाजे तक गया, बाहर झांका, फिर अंदर से लॉक कर दिया। फिर सबको चेतावनी दी, अगर किसी और ने ये बातें सुन ली तो हम सब मारे जाएंगे। जी यूनफान ने अपनी गलती समझी और कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? छे हाइचिंग ने सबकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हम सब अपने अपने फील्ड के जीनियस हैं। अगर हम साथ मिले तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अभी के लिए सारी फालतू बातें छोड़ो और इस बारे में सोचो। वह थोड़ा झुका और गहरी आवाज में बोला, शाम को फिर मिलते हैं। रात में मिड कैबिन की लाइट्स बंद हो गई। एजनमैन ने चेक किया कि कमरे में कोई मॉनिटरिंग डिवाइस तो नहीं है। अब बात करने का यही सबसे सुरक्षित तरीका था। झांग यी को नीचे कैबिन में मरे हुए लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कम लोग बचे हैं तो उन्हें संभालना आसान होगा। उसने ये सब होते हुए देखा था और जानता था कि असली वजह क्या थी। लेकिन चेंग हाइचेंग और बाई मो जैसे लोग कभी उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। उन्हें शुरू से ही डर था और अब भी डर बना हुआ था। रात के वक्त तूफान आने का संकेत देते हुए बिजली चमकी। झांगी और क्रू मेंबर्स के रूम को छोड़कर बाकी सभी जगह लाइट्स बंद थी। यानलियू ग्रुप के केबिन में चेंगहाई चेंग और बाकी लोग उठे और एजनमैन के बिस्तर के पास इकट्ठा हुए। चेहाई चेंग ने सावधानी से चादर उठाकर दरवाजे के गैप को ढक दिया ताकि कोई उनकी बातें न सुन सके। फिर उसने सभी से पूछा, तो क्या किसी के पास कोई स्मार्ट आइडिया आया? एजनमैन चुपचाप बैठा रहा। रूडोल्फ बोला, अगर हमें कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए तो इसे क्रू से चुराना होगा। मेरे लिए यह मुश्किल नहीं है। मैं बिना पकड़े गए इसे चोरी कर सकता हूं। लेकिन ये एक शिप है। अगर डिवाइस गायब हुआ तो वे तुरंत जान जाएंगे। एजनमैन ने कहा, मुझे कॉल करने के लिए कम से कम आधे घंटे चाहिए होंगे। तुम्हें मुझे यह वक्त देना होगा। जी यूनफान ने चश्मे को एडजस्ट किया। तो हमें चोरी भी करनी होगी और उन्हें आधे घंटे तक पता भी नहीं चलने देना होगा। एजनमैन ने सिर हिलाया, और हमें डिवाइस वापस भी रखना होगा ताकि शक ना हो। चेहाई चेंग ने गहरी सोच में कहा, तो हमें कम से कम 40 मिनट तक उनका ध्यान भटकाना होगा। बाई मो ने सिर हिलाया, यह नामुमकिन है। क्रू के लोग सिर्फ खाने के समय आते हैं, वे रुकते भी नहीं हैं। अगर हम डिवाइस चुरा भी लें तो इसे लौट आएंगे कैसे? आइडिया अच्छा था, लेकिन उसे अंजाम देना मुश्किल था। तभी बाहर जोर की गड़गड़ाहट हुई। समुद्र में थंडर स्पीयर की बिजली गिरी और ठंडा पानी और भी रहस्यमय दिखने लगा। चेहाईचेंग ने अचानक सिर उठाया और गंभीर आवाज में कहा, मुझे एक तरीका मिला है। यह सुनकर सबकी नजरें चेहाईचेंग पर टिक गईं। मिस्टर चे, आपके दिमाग में क्या प्लान है? शेयुन फान ने उतावलेपन से पूछा। रूडोल्फ ने भी उत्सुकता से पूछा, क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे वे 40 मिनट तक यह न जान पाएं कि कम्युनिकेटर चोरी हो गया है? चेहचेंग हल्का मुस्कुराया। एक तरीका है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन ट्राई करने लायक है। जैसा कहते हैं, खतरे में ही दौलत छुपी होती है। बाइमो ने कहा, सीधा बताओ, घुमा फिरा के मत बोलो। चेहचेंग ने धीरे धीरे अपना प्लान बताया। इसके लिए उसे एक और इंसान की मदद चाहिए थी। वो कोई और नहीं, बल्कि उसकी बीवी किम किमी थी। किम किमी का नाम सुनते ही रूडोल्फ और बाकी लोग एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। वो कभी सिल्ला गर्ल ग्रुप की मेंबर रह चुकी थी और उसकी पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती और अदा थी। चे हैचिंग ने पहले भी उसे यानलियू आइलैंड पर जरूरी सामानों के बदले यूज किया था। यहां तक कि जब चे हैचिंग बाहर जाता था तो उसे 10 लोग मिल जाते थे जो पहले उसके साथ डील कर चुके थे। किमकिमी का अपना कोई दिमाग नहीं था, वो बस अपने पति के कहे अनुसार चलती थी। यहां तक कि इस जहाज पर आने के बाद भी वह कुछ लोगों के साथ इनक्वॉल्व हो चुकी थी, खासतौर पर क्रू मेंबर्स के साथ। चे हैचिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम एक बढ़िया मौका ढूंढेंगे, किचन का लाओ शेपूरा पर्वर्ट है और वो और मेरी वाइफ पहले से ही क्लोज है। अगली बार जब वो फूड डिलीवर करने आएगा तो किम किमी उसे बहलाएगी।
तब तक तुम्हें जल्दी से अपना काम पूरा करना होगा। सब चेहैचिंग के इस सैक्रिफाइस से हैरान थे। रूडोल्फ तो हंसते हुए बोला, मिस्टर चे, अगर आप इतने ही जेनरस हैं तो मुझे भी एक बार। चेहैचिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर सकता हूं। रूडोल्फ खुशी से उछल पड़ा, चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। शे युनफान ने सवाल उठाया, प्लान तो सही है, लेकिन क्या लाओ शे 40 मिनट तक? मेरा मतलब है, क्या वो इतना लॉन्ग चलेगा? चेहैचेंग को पूरा यकीन था, मेरी बीवी प्रोफेशनल है। जब हम सिल्ला में थे तो उसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता था। सभी हंस पड़े। इस तरह कुकॉल्ड होने के बाद भी कोई इतने गर्व से बात कर सकता है, यह तो सिर्फ चेहैचिंग ही कर सकता था। तभी मौसम अचानक खराब हो गया। झांगी और उसके साथी 2-3 महीने से समंदर में थे, लेकिन ऐसा तूफान पहली बार देखा था। तूफानी हवाएं समंदर पर दानव की तरह गरज रही थीं, लहरें पहाड़ जैसी उठ रही थीं और जहाज किसी छोटे खिलौने की तरह झूल रहा था। कई लोग डर से प्रार्थना करने लगे। झू युंक्वे के कमरे में टॉमी डर के मारे जोर जोर से रो रहा था। झू युंक्वे और सुनुआनक्सी खुद को बेड के पायों से कसकर पकड़े हुए थीं ताकि लहरों के झटकों से गिर न जाए, लेकिन उस बच्चे के रोने की आवाज ने उन्हें चिढ़ा दिया था। झू युंक्वे के मन में ख्याल आया, काश इसे जहाज पर न लाया होता। वो कभी खुलकर नहीं कहती थी, लेकिन कई बार उसके मन में उसे समंदर में फेंकने का ख्याल आया था। समंदर के अंदर कुछ है। झांग ये बेचैन महसूस कर रहा था। उसने केर से कहा, यहीं रुको, मैं कंट्रोल रूम जाकर देखता हूं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई समंदर की गहराइयों से इस जहाज को देख रहा हो। वो कंट्रोल रूम में पहुंचा, जहां अनुभवी क्रू मेंबर्स ज्यादा घबराए नहीं थे। लाओ त्यान ने उसे समझाया, मिस्टर झांग, ये जहाज इतना स्ट्रांग है कि ऐसे तूफानों का कोई असर नहीं पड़ेगा। झांगी ने खिड़की से बाहर देखा। समंदर के तूफान का विशाल नजारा उसके दिल को झकझोर रहा था। ये जहाज डूब तो नहीं जाएगा? अचानक पूरे कंट्रोल रूम में खामोशी छा गई। सभी क्रू मेंबर्स ने उसे अजीब नजरों से देखा। लाओ त्यान ने फुसफुसाया, मिस्टर झांग, जहाज पर यह शब्द मत बोलो, बहुत अपशगुन होता है। झांग ही हंस पड़ा, सच में ऐसी मान्यताएं भी होती हैं। लाओ त्यान ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, ये जहाज बहुत मजबूत है। लेकिन तभी एक अजीब सी गहरी और दूर से आती हुई आवाज गूंज उठी। वो इतनी अजनबी और डरावनी थी कि रोंगटे खड़े हो गए। झांगी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो आ गया। उसी समय सोनार ऑपरेटर ने अलार्म बजा दिया। मिस्टर जांग, समंदर में एक मॉन्स्टर है। एक विशालकाय चीज हमारे जहाज की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है।